国中的战斗。 स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट सीरीज में। इसके पहले एपिसोड की शुरुआत में फेंग्यू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो राज्य की सबसे अच्छी महिला एमएमए फाइटर होती है। उसने अभी कुछ समय पहले ही ऑफिशियल मैचेस में हिस्सा लेना शुरू किया होता है, लेकिन उसके अभी तक बहुत से ना टूटे जाने वाले रिकॉर्ड रहे हैं। उसके हाल ही में एक जीत ने मीडिया में बहुत ही सनसनी मचा दी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फेंग्यू अपने अमीर दादा को बता रही होती है कि उसको एक योद्धा बनना है, लेकिन उससे हमेशा से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाएगी और उनकी मदद करेगी। इसलिए उसके दादा उससे बहुत निराश हो जाते हैं कि इसने एमएमए फाइटर चूज किया। फिर मिंग टायन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक जवान लड़का है और जो मकाऊ में रहता है। उसके दो छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल पढ़ रहे होते हैं। जब से उन्हें उनकी माँ ने छोड़ा और जब से उनके पिता गुजर गए, तब से वो ही उन दोनों की जिम्मेदारी ले रहा है। मिंग टायन के छोटे भाई को टीवी पर एमएमए लड़ाई देखना बहुत ही पसंद है और उसकी पसंदीदा योद्धा फेंग्यू ही होती है, जिसे वो रानी कहकर बुलाता है। और अपने छोटे भाई बहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिंग टायन को कॉलेज छोड़ना पड़ता है और वहाँ के एक रेस्टोरेंट में खाना डिलीवर करने का काम करना पड़ता है। और अभी वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब एक दिन काम पर उसे एक मार्शल आर्ट के अध्यापक को खाना डिलीवर करने का काम मिलता है और ये काम थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जिस जगह खाना पहुंचाना होता है वो जगह उसके रेस्टोरेंट से 20 मिनट की दूरी पर होती है, लेकिन जिसको खाना चाहिए होता है वो 15 मिनट से कम समय में खाना चाहता है। और फिर समय के कम होने की वजह से हमें दिखाया जाता है कि मिंग टायन कितना तेज है। उसको छोटे छोटे सारे रास्ते याद रहते हैं, हर गली याद रहती है। उसने एक तरह से शहर की सभी सड़कें याद कर रखी होती है कि कहाँ से कहाँ जाना है, जिसकी वजह से उसका काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला होता है, उसको सड़क पर सामान बेचने वाले एक गरीब औरत दिखाई देती है जो अपने ठेले से गिरने वाले कुछ फलों को उठा रही होती है और अपने ठेले को रोकने की कोशिश करती है। तभी मिंग टायन उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसका ठेला सड़क पर आगे बढ़ रहा होता है। और तभी हमें एमएमए की योद्धा फेंग्यू को दिखाया जाता है और वो ठेले को रोकने के लिए उस पर एक लात मारती है, जिससे वो रुक जाता है। लेकिन इससे अच्छा होने की जगह बुरा हो जाता है। वो ठेला टूट जाता है और सारे फल खराब हो जाते हैं। और फिर जब मिंग टायन फेंग्यू को बूढ़ी औरत से माफी मांगने के लिए कहता है, तो जो भी नुकसान हुआ होता है वो उसके पैसे देती है और वहां से चली जाती है। मिंग टायन उस लड़की की इस हरकत को देखकर बहुत ही चिढ़ जाता है और फिर खाना डिलीवर करने के लिए अपने रास्ते पे निकल जाता है। फिर फेंग्यू अपने पुराने मार्शल आर्ट टीचर के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। उसके परिवार वाले उस पर एमएमए छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे होते हैं और वो उसे अपना कारोबार में शामिल करना चाहते हैं। और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करते हैं। फेंग्यू फैसला करती है कि वो अपने लड़ने के करियर को जारी रखेगी, जबकि यहाँ दिखाते हैं तो मिंग टायन अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में जाने का फैसला करता है। मिंग टायन का मालिक बहुत ही अच्छा आदमी होता है जो उसकी दूसरे राज्य में जाने में मदद करता है और मिंग टायन जिस जगह जा रहा होता है उसका मालिक उसे वहाँ एक डिलीवरी बॉय का काम भी दिला देता है। यहाँ तक वो उसको कुछ पैसे देकर उसकी जरूरत का सामान भी दिला देता है। अब अगले सीन में मिंग टायन और उसके भाई बहन एक नए घर में रहने जाते हैं। हालांकि उनके पड़ोसी अच्छे नहीं होते और घर के अंदर की चीजें काफी घरेलू होती हैं, इसलिए उसके छोटे भाई बहन उस जगह को बहुत ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मिंग टायन बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर घर को संभालने से पहले वो अपने और अपने गुरु की एक फोटो दराज पर रखता है, जिसे देखकर पता चलता है कि वो पहले बॉक्सिंग सीखता था, लेकिन अपने गुरु की मौत के बाद उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद मिंग टायन अपने भाई बहन को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी नई जॉब पर जाता है और फिर आखिर में पहली बार अपने नए कॉलेज में जाता है। वो ज़ेंगजी सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज होता है। इस साल से पहले वो पूरा कॉलेज लड़कियों का था, लेकिन अब मिंग टायन सबसे पहले वो लड़का है जो उस कॉलेज में जा रहा है। हालांकि जब वो अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि कॉलेज में सैकड़ों लड़कियां हैं और उनके बीच में वो अकेला लड़का है। वो हैरान होता है और सोचता है कि उसने कॉलेज का नाम गलत तो नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा है। सभी लड़कियों को वो इकलौता अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत ही सुंदर भी होता है, जिसकी वजह से उसे और दिक्कत होती है। और अचानक से वो एक लड़के जैसे दिखने वाली लड़की से टकराता है जिसका नाम जाओमी होता है और उसे बॉक्सिंग और स्केटिंग करना बहुत ही पसंद होता है। मिंग टायन धोखा खा जाता है और उसे लड़का समझ लेता है और उससे तुरंत बात करना शुरू कर देता है कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसे अपने अलावा कोई और लड़का वहाँ पर मिला। लेकिन जाओमी उसकी बात को 2 मिनट में गलत कर देती है जब वो अपनी गुलाबी क्लिप निकालती है और अपने सर पर लगाती है। और फिर हैरान मिंग टायन उससे माफी मांगता है और वो घूरते हुए वहाँ से स्केटिंग करते निकल जाती है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल और एक टीचर जिनका नाम मिस्टर वैंग होता है वो परेशान होते हैं, क्योंकि अभी तक कॉलेज में 10 लड़कों ने एडमिशन लिया होता है। लेकिन कॉलेज में कुछ देर घूमने और वहाँ सिर्फ लड़कियों को देखने के बाद सभी ने वहाँ से किसी और कॉलेज में जाने का फैसला कर लिया है और अब सिर्फ मिंग टायन ही अकेला वहाँ पर रह गया होता है।
कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर वैंग को आदेश देते हैं कि वो चाहे कुछ भी करें, वो लड़का कॉलेज छोड़कर न जाए। उन्हें अपने कॉलेज को और आगे बढ़ाना होता है और उसके लिए कॉलेज में लड़कों का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब बाहर लड़कियां मिंग टैन को देखकर पागल होना शुरू हो जाती हैं। वो उसका रास्ता रोकती हैं और उसकी मदद करने के लिए कहती हैं, जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं होती। एक लड़की और जाओमी में सिर्फ इस चीज के पीछे बहस हो जाती है कि उनमें से कौन मिंग टैन को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाएगा, और उनकी बहस तभी खत्म होती है जब वो वहाँ थोड़ी चालाकी दिखाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो कॉलेज में इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसके सामने फेंग्यू आ जाती है और वो अचानक उसे मकाओ की अजीब सी लड़की के रूप में पहचान लेता है। वो गलती से अपने बैग से उसका हाथ काट देती है और माफी मांगने की जगह उसके हाथ पर पट्टी बंधवाने के लिए उसको पैसे देती है। मिंग टैन उसके इस बर्ताव से बहुत गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि वो उससे माफी मांगे, लेकिन उस लड़की के लिए माफी से बढ़कर पैसे होते हैं। और वहाँ से जाने से पहले मिंग टैन उसको सनकी कहता है, जिसकी वजह से फेंग्यू को अपने बचपन की याद आ जाती है। अब एक फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि फेंग्यू ने उस ठेले को लात एक छोटी लड़की को बचाने के लिए मारी थी, जो उसके सामने सड़क को पार कर रही थी। उसके इरादे नेक होते हैं, लेकिन इस वजह से सड़क पर सामान बेचने वाली बूढ़ी औरत को बहुत ही नुकसान होता है। अब क्लास में मिंग टैन कई लड़कियों के बीच बैठा होता है और ये साफ होता है कि इस चीज से उसको परेशानी होती है। भले ही वो ऐसी कोई हरकतें नहीं करता जिससे क्लास का ध्यान उसकी ओर जाए, पर फिर भी सारी लड़कियां उसको घूर रही होती हैं। इसी दौरान जाओमी और फेंग्यू कॉलेज की बॉक्सिंग क्लब में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इससे पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो बॉक्सिंग को बहुत ही पसंद करते हैं। जाओमी देखती है कि फेंग्यू थोड़ा परेशान लग रही है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या हुआ है, और फेंग्यू बताती है कि नए लड़के की कई बातों की वजह से वो अपने व्यवहार के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई है। अब अगले सीन में वो अपने घर पर होती है और मिंग टैन के बारे में सोच रही होती है। तभी एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटी थी उसके माता पिता ये नहीं मानते थे कि वो एक लड़की है और उन्हें हमेशा से ही लड़का चाहिए था। इसलिए जब वो पैदा हुई उन्होंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा कि वो एक लड़का है, और यहाँ तक कि उसे अपने बाल बढ़ाने और लड़कियों जैसे कपड़े पहनने भी नहीं दिए। और तब उसके भोले दिमाग ने ये बात नहीं समझी कि वो एक लड़की है, और जब उसके छोटे भाई ने जन्म लिया उसके बाद ही उसके माता पिता ने उसको लड़कियों जैसा रहने दिया। वो उस समय बहुत ही खुश हुई थी कि अब वो लड़कियों की तरह जी सकती है, इसीलिए वो उस लड़की के पास एक तोहफा लेकर गई थी जिसको वो पसंद करती थी। लेकिन उसके सभी दोस्तों ने आज तक ये सोचा था कि वो तो एक लड़का है, इसलिए वो उसको पागल बुलाने लग जाते हैं। और ये घटना उसको हमेशा बहुत ही परेशान करती रहती है, जिसकी वजह से उसे अभी भी ये पहचानने में दिक्कत होती है कि वो लड़का है या लड़की। इसी दौरान मिंग टैन के घर पर उसका छोटा भाई नींद से अपने बिस्तर में उठता है और हवा में मुक्का मारने लगता है। मिंग टैन उसकी इस बात पर हंसता है और तभी उसको याद आता है कि जिस लड़की के साथ उसकी बहस हुई थी उस लड़की को उसका छोटा भाई बहुत ही पसंद करता है। वो फिर सोचता है कि फेंग्यू की आंखें उसकी माँ की आंखों जैसी है, जिसकी वजह से उसको और भी गुस्सा आता है। अब उसी दिन कॉलेज में मिंग टैन को लगातार लड़कियां बहुत ही परेशान करती हैं, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता। दूसरी ओर मिस्टर वैंग और प्रिंसिपल बहुत ही खुश होते हैं कि वो कॉलेज में रुकने के लिए मान गया है, लेकिन मिंग टैन दूसरे कॉलेज में जाने की सोच रहा होता है, चाहे वो थोड़ी कम स्कॉलरशिप ही क्यों ना दे। अब इस कॉलेज की ये खासियत होती है कि उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब होते हैं और यहाँ के ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई से ज्यादा वक्त क्लब में बिताते हैं। क्लब में उनकी योग्यता और उनकी स्किल्स को बेहतर किया जाता है और वो अपनी योग्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकते हैं। कुछ लड़कियां बॉक्सिंग करती है, कुछ टेक्वांडो, कुछ जिम्नास्ट, और फेंग्यू और जाओमी बॉक्सिंग क्लब में होते हैं। सभी नए विद्यार्थियों को क्लब का दौरा करने के लिए कहा जाता है ताकि उन्हें जो क्लब पसंद आए उसमें वो शामिल हो जाएं। मिंग टैन बॉक्सिंग क्लब में जाता है और जाओमी और फेंग्यू को लड़ते हुए देखता है। वो फेंग्यू के लड़ने के तरीकों को देखकर बिल्कुल ही हैरान रह जाता है और उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल उसके गुरु की तरह होता है। वो मान लेता है कि शायद उसने भी उसके गुरु से बॉक्सिंग सीखी होगी, लेकिन फिर वो इस बात को नहीं सोचता। लड़कियां मिंग टैन को उनके क्लब में शामिल करने के लिए जबरदस्ती करती है और एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। अब उनसे छुटकारा पाने के लिए मिंग टैन उस क्लब में शामिल नहीं होता जो उसको पसंद होता है और वो स्विमिंग क्लब में शामिल हो जाता है जिसमें बहुत ही कम लोग होते हैं। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पूल में जाता है और टीचर के आने का इंतजार करते हुए पूल में छलांग लगाने लगता है, लेकिन अजीब तरीके से पूल में बहुत सी मछलियां आ जाती हैं। एक औरत उसको बताती है कि इस क्लब में कम लोगों के होने की वजह से स्विमिंग क्लब को बंद कर दिया गया था और स्विमिंग पूल अब एक मछलियों के पूल में बदल गया है। और अब मिंग टैन थोड़ा निराश होता है और वो कॉलेज बदलने का फैसला करता है, चाहे उसे वहाँ ज्यादा पैसे क्यों ना देने पड़े। वो ये बात बताने के लिए मिस्टर वैंग के पास जाता है, जो उससे भीख मांगता है कि वो कॉलेज में रुक जाए प्लीज। यहाँ तक कि वो मिंग टैन की एक तस्वीर खींचते हैं ताकि जो वो लड़कियों के लिए हॉल के नीचे बाथरूम बना रहे हैं उसके आगे लगा सके, लेकिन मिंग टैन इससे भी खुश नहीं होता। उसके बार बार प्रार्थना करने से मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि दूसरे कॉलेज में जाने का तरीका बहुत ही आसान है। उसे सिर्फ एक फॉर्म भरना है और कॉलेज के फिलिंग बॉक्स में डालना है।
मिंग टैन वैसा ही करता है जैसे उसको बताया जाता है, लेकिन उसके सामने एक परेशानी आ जाती है। जब वो उस फॉर्म को डालने जा रहा होता है तो औरतों का एक झुंड जो कॉलेज से सबसे पहले पास हुआ होता है वो उसको रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है और उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल ने भेजा होता है ताकि मिंग टैन फिलिंग बॉक्स तक न पहुंच पाए। वो औरतें उसको बहुत ही आसानी से हरा देती हैं और वापस उसको मिस्टर बैंक के पास भेज देती हैं। वो उसे दूसरे कॉलेज में जाने के लिए मना कर देते हैं और उसके सामने पहले से बेहतर प्रस्ताव रखते हैं। वो उससे वादा करते हैं कि वो उसके लोन के समय को 30 साल बढ़ा देंगे, जिस पर उसको कोई भी अलग पैसे नहीं देने होंगे और मिंग टैन फ्री में पढ़ाई कर सकेगा अगर वो उनकी बात मानता है तो। और उसकी अभी की हालतों की वजह से वो इस अवसर को ठुकराना नहीं चाहता, लेकिन अभी भी कॉलेज में हजारों लड़कियों के बीच वो इकलौता लड़का होता है और फिर आखिरकार वो उनकी बात मान जाता है। अब बाद में मिंग टैन बाथरूम में कपड़े बदलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो गलती से लड़कियों के बाथरूम में चला गया है और तभी उसके सामने बिना कपड़ों के फेंग्यू आ जाती है जो उसको लात मारकर जमीन पर गिरा देती है। अब इसके बाद जाओमी, फेंग्यू और टेक्वांडो क्लास के उनके दुश्मन आइसक्रीम की दुकान पर होते हैं और बड़ी बहस कर रहे होते हैं कि स्ट्रॉबेरी स्वाद का आखिरी स्कूप कौन लेगा। अब इसी दौरान दिखाते हैं तो मिंग टैन खाना देने जा रहा होता है जब उसको देखता है कि कुछ लड़के एक छोटे बच्चे को सड़क पर परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़के की वहां से भागने में मदद करता है, लेकिन बदले में वो लड़के उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको एक खुले मैदान में लेके जाते हैं और उसको धमकाने लगते हैं। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है। पहले तो वो इस समस्या को बातों से सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो हाथापाई पर उतर आते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है और एक लंबी और मनोरंजक लड़ाई के बाद लड़कियां और मिंग टैन उनको वहां से भगा देते हैं। मिंग टैन उनका बहुत ही एहसानमंद होता है और इस हादसे के बाद वो सब बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन लड़कियों की वजह से कॉलेज की जिंदगी उसके लिए अब इतनी बुरी नहीं रहती। भले ही इस रास्ते में उसको समस्याओं का सामना करना पड़े, वो अपना फैसला किया था। तो चलिए इस एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए। इस एपिसोड की शुरुआत में एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बयूनो है। बयूनो को ज़ेंगजी कॉलेज से एडमिशन लेटर आया होता है और वो बहुत ही खुश है कि आहा मुझे लेटर मिल गया। उसकी माँ भी बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसे इस बात की फिक्र होती है कि बयूनो कॉलेज चला गया तो उनकी दुकान कौन संभालेगा। खैर, अब अगले सीन में बयूनो कॉलेज आता है। लगता है उसे इस कॉलेज के बारे में ठीक से पता नहीं था। चारों ओर लड़कियां ही लड़कियां देखकर उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। बयूनो को देखते ही लड़कियां बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं, ये लो दूसरा भी आ गया, लेकिन पहले वाले की तरह ये भी बहुत ही क्यूट है यार। अब बयूनो भी खुद को क्यूट समझने लगता है कि यार मैं सच में क्यूट हूँ क्या। फिर कॉलेज के अंदर फेंग्यू उसको क्रॉस करके जाती है और उसको देखते ही बयूनो को कुछ कुछ होने लगता है। उसे लगता है कि दूसरी लड़कियों की तरह फेंग्यू भी उसको पसंद करेगी और ये सोचकर वो फेंग्यू को छूने जाता है, लेकिन फेंग्यू उसको उठाकर जमीन पर ही पटक देती है और नीचे गिरकर भी बयूनो फेंग्यू को ही देखता रह जाता है। तो अगले शॉट में फैंग कॉर्पोरेशन को दिखाते हैं जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये इस कंपनी का सीईओ है और फेंग्यू का छोटा भाई भी। एक छोटा लड़का होने के बावजूद इसे इस कंपनी का सीईओ इसलिए बनाया गया क्योंकि ये एक जीनियस है और बहुत ही समझदारी से अपनी कंपनी के फैसले लेता है। दरअसल KFC से इसका खाना डिलीवर करते वक्त मिंग टैन उन पुलिस से भिड़ गया था और इसी वजह से वो फूड को ठीक टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया और खाना टाइम पर न मिलने पर फेंग जोयू मन ही मन डिलीवरी वाले को डांट रहा होता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, फेंग्यू अलग है और फेंग जोयू अलग है। अब कुछ देर बाद मिंग टैन वहां पर पहुंचता है। वो फेंग जोयू को सच बताता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका खाना डिलीवर नहीं कर पाया। दरअसल रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और खाना नीचे गिर गया, लेकिन फेंग जोयू उसकी ईमानदारी को नहीं देखता और डांटता है कि बहाने मत बनाओ, ठीक है, खाना न लाने के लिए मैं तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगा। और तब वहां पर फेंग्यू आती है। वो भी इस कंपनी में बराबर की हिस्सेदार है। वो फेंग जोयू से कहती है कि इसे मत डांटो, ये मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। अच्छा, तुम्हारे स्कूल का है तो मैं क्या करूं? कंप्लेंट तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि ये मेरा खाना नहीं लाया। इस पर मिंग टैन दोबारा माफी मांगता है और कहता है ये मेरी गलती है सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना लाने की कोशिश करूंगा। और ये कहकर मिंग टैन चला जाता है, लेकिन फेंग जोयू उसको डांटा बंदी नहीं करता। फिर अगले सीन में फेंग्यू अपने मामा जी की कब्र पर फूल रख रही होती है और तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में वो अपने क्रश को गिफ्ट देने गई थी, लेकिन उसने फेंग्यू का मजाक उड़ाया था कि इतने दिनों से तो तुम लड़कों की ड्रेस पहनती थी और आज अचानक तुम लड़की कैसे बन गई? ऐसे तो सिर्फ मॉन्स्टर्स ही रूप बदलते हैं, तुम एक पागल मॉन्स्टर हो। और ये सुनकर छोटी फेंग्यू बहुत ही रोई थी, लेकिन उसके मामा ने उसको एक गुड़िया दी थी और बड़े प्यार से पूछा था कि तुम रो क्यों रही हो। फेंग्यू ने रोते हुए बताया कि क्लास में एक लड़के ने मुझे मॉन्स्टर कहा, मुझे बहुत ही बुरा लगा मामा जी, लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है। लड़की होकर भी मुझे मम्मी पापा ने लड़कों की ड्रेस पहनाई, मतलब मैं सच में मॉन्स्टर हूँ। अब उसकी उदासी देखकर उसके मामा जी ने कहा कि मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी प्यारी एंजली रहोगी। मॉन्स्टर के तो सींग होते हैं लेकिन तुम्हारे तो सींग नहीं है, मतलब तुम एंजली हुई ना।
और ये सुनकर फेंग्यू बहुत ही खुश हो गई थी और उनकी दी हुई गुड़िया से खेल रही थी। तब अचानक उसके दादाजी ने आकर उसकी गुड़िया छीन ली और उसको डांटा कि इतनी बड़ी होकर तुम गुड़िया से खेल रही हो। और इस पर फेंग्यू बहुत ही दुखी हो गई थी। अब अपने मामा जी की कब्र के सामने खड़ी होकर वो रोती है कि मैं आपकी दी हुई गुड़िया भी अपने साथ नहीं रख पाई। फिर वो कुछ देर प्रार्थना करके वहाँ से चली जाती है। इतने में मिंग टैन वहाँ पर पहुँच जाता है और फेंग्यू को कार में जाते हुए देख लेता है। दरअसल मिंग टैन अपने पिता की कब्र पर फूल रखने आया होता है, लेकिन वहाँ पहले से कुछ फूल रखे हुए होते हैं और मिंग टैन हैरान हो जाता है कि ये फूल पहले किसने रखे। फिर वो अपने फूल रखकर प्रार्थना करता है और चला जाता है। अब अगले दिन कॉलेज में मिस्टर वैंग, फेंग्यू, जियाओमी, दूसरी क्लास की लड़की मिया और मिंग टैन को बुलाकर पूछते हैं कि कल शाम तुम लोगों ने फिर से लड़ाई की थी ना, तुम लोगों पर कई कंप्लेंट्स आ रही हैं। और मिस्टर वैंग की डांट सुनकर मिंग टैन कहता है कि सारी गलती मेरी है सर, मुझे माफ कर दीजिए, इसलिए आप सिर्फ मुझको ही पनिशमेंट दीजिए। और अब तीनों लड़कियां बड़ी हैरान हो जाती हैं कि ऐसे अच्छे लड़के भी होते हैं इस दुनिया में, वाह। लेकिन मिस्टर वैंग कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो मिंग टैन, और ऊपर से तुम कॉलेज में नए आए हो, लेकिन इन तीनों को तो कॉलेज के सारे रूल्स पता है, तो फिर इन लड़कियों ने लड़ाई क्यों की? आइंदा अगर ऐसी कंप्लेंट मेरे पास आई तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? और कुछ दिनों में टूर्नामेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मिलकर मिंग टैन को अच्छी ट्रेनिंग दो, उसे भी तुम्हारे साथ टूर्नामेंट में भाग लेना है और हमारे कॉलेज को भी तो चैंपियनशिप जीतनी है। अब मिया उछलकर मिंग टैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है सर मैं इसको ट्रेन करूंगी। मिया को मिंग टैन पर बहुत ही बड़ा क्रश होता है, लेकिन मिंग टैन किसी काम का बहाना करके वहाँ से बच निकलता है। अब सुनहाओ नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो दूसरे कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन है। इसने हाई स्कूल के एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपने अपोनेंट को 30 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया था और इस वजह से ये इंटर कॉलेज लेवल पर भी बहुत ही फेमस हो गया है। अब फेंग्यू के कॉलेज की एक लड़की उससे मिलने आती है। ये लड़की बॉक्सिंग में फेंग्यू से हार गई थी, इसीलिए इस साल के टूर्नामेंट में उसको सिलेक्ट नहीं किया गया था और वो कहती है कि मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेना है और फेंग्यू को हराना है। अब उसकी बात सुनकर सुनहाओ कहता है कि चलो तुम्हारे कॉलेज स्टेडियम में जाकर फैसला करते हैं। और अब कॉलेज में मिंग टैन को दिखाते हैं। कई लड़कियां उससे पूछती हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम हमें अपना एड्रेस देकर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे भाई बहन का ख्याल रखेंगे। यहाँ पर मिंग टैन समझ नहीं पाता कि ये ऐसा कह क्यों रहे हैं और फिर आगे चलकर कुछ लड़कियां आकर उसकी मेजरमेंट्स लेने लगती है और तब एक लड़की आकर उसको एक फॉर्म देती है। दरअसल वो ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म होता है। मिंग टैन चौंक जाता है कि मैंने कब कहा कि मैं ऑर्गन्स डोनेट करने वाला हूँ। वो पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तब एक लड़की उसे नोटिस बोर्ड देखने को कहती है और वो घबराता हुआ जाकर नोटिस बोर्ड देखता है तो उसमें बॉक्सिंग टूर्नामेंट में फेंग्यू के अपोनेंट की जगह पर उसका नाम लिखा होता है। और ये देखकर तो मिंग टैन की हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन एक लड़की उसको मोटिवेट करती है कि या यू कैन डू इट। दूसरी लड़की कहती है कि तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं वो चीज तुम्हारी कब्र पर लाकर जरूर रखूंगी। अब इनकी बातें सुनकर मिंग टैन बड़ा ही हक्का बक्का रह जाता है। तब जाओमी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुमको अच्छे से ट्रेन करेंगे। ओके दीदी, और ये कहकर वो चला जाता है। ओए दीदी किसे कहा? अब फेंग्यू को दिखाते हैं जो पेड़ के पास खड़ी कुछ सोच रही होती है। वैसे तो वो सबको अपना एटीट्यूड दिखाती फिरती है, लेकिन जब से उसने मिंग टैन को देखा है वो उसको पसंद करने लगी है। वो खुद से बातें कर रही होती है कि ये वाली फीलिंग मुझे क्यों नहीं आ रही है। तब मिंग टैन आकर पूछता है कि तुमने मुझे अपना अपोनेंट क्यों चुना? क्या मुझे हराकर मेरी इंसल्ट करना चाहती हो? तुम इसे इंसल्ट क्यों समझती हो? ये तो इस कॉलेज का ट्रेडिशन है। यही नहीं, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे तुम बाहर के किसी भी चैंपियन को हरा सकोगे। लेकिन मिंग टैन कहता है कि मुझे बॉक्सिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं कभी नहीं लड़ूंगा। अब फेंग्यू कहती है कि या तो तुम मुझसे लड़ो या फिर ये कॉलेज छोड़कर चले जाओ। और इस पर मिंग टैन कहता है कि इस बार तो मैं इस कॉलेज को सच में छोड़ने वाला हूँ, और ये कहकर वो चला जाता है। फेंग्यू जो चाहती थी उसका बिल्कुल उल्टा हो गया था। अब जाओमी फेंग्यू को डांटती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मिंग टैन कॉलेज से जाने की बात कर रहा है। और तब फेंग्यू उसको सारी बात बताती है। चलते चलते वे KFC में पहुंच जाते हैं जहां मिंग टैन फूड डिलीवरी का काम करता है। जाओमी अंदर जाना चाहती है, लेकिन फेंग्यू कहती है कि मैं मिंग टैन से माफी नहीं मांगूंगी। और जाओमी कहती है कि माफी मत मांगो, लेकिन मुझे भूख लगी यार, खाना तो खाने दो। अब दोनों अंदर जाकर मिंग टैन के बारे में पूछती हैं, तो एक लड़का बताता है कि पिछली बार फूड डिलीवरी में एक प्रॉब्लम हो गई थी और मिंग टैन को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ और इस वजह से उसने नौकरी छोड़ दी। अब ये सुनकर ये दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं। अगले शॉट में बयूनो को दिखाते हैं जो कॉलेज में फैशन शो की तरह चल रहा होता है। उसको लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि सारी लड़कियां मुझको ही देख रही हैं और वो खुद को रोमियो समझने लगता है, लेकिन सारी लड़कियां उसको नहीं, उसके पीछे किसी को देख रही होती है। और तब वो मुड़कर देखता है तो उसके पीछे सुनहाओ और उसकी फ्रेंड कॉलेज के अंदर आ रहे होते हैं। अब सारी लड़कियां सुनहाओ के पीछे जाने लगती है। वो दोनों स्टेडियम में चले जाते हैं और वो लड़की रिंग के सेंटर में आकर कहती है कि फेंग्यू को बुलाओ, मुझे उसको चैलेंज करना है। अब बयूनो मिया से पूछता है कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। मिया बताती है कि ये इस एरिया का सबसे फेमस बॉक्सिंग रिंग है
यहाँ बाहर का कोई भी आकर किसी को भी चैलेंज कर सकता है। और बयूनो कहते हैं कि क्या मैं भी किसी को चैलेंज कर सकता हूँ? हाँ बयूनो, कर सकते हो, लेकिन चैलेंज करने से पहले एम्बुलेंस भी तुमको बुलानी पड़ेगी। और इस पर बयूनो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था यार, इतने छोटे स्टेडियम में मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। तब जाओमी आकर कहती है कि फेंग्यू तुम्हारी गुलाम नहीं, जब तुम चाहो तब आ जाएगी। उसकी फाइट तो मिंग टैन के साथ ही होगी और मिंग टैन को हम ट्रेन करने वाले हैं। तब वो लड़की कहती है कि यहाँ कौन किसके साथ फाइट करेगा, इसका फैसला तुम जूनियर्स लोगे हैं? मिया भी कहती है कि सीनियर्स का फैसला है कि फेंग्यू तुम्हारे साथ फाइट नहीं करेगी, कर लो जो करना है। अब उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है और वो सुनहाओ को देखती है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। अब अगले शॉट में फेंग्यू को दिखाते हैं जो मिंग टैन के लिए एक साइकिल खरीदने आई है। उन बुलीज की वजह से मिंग टैन की साइकिल टूट गई थी, इसीलिए फेंग्यू उसके लिए एक नई कॉस्टली साइकिल खरीदना चाहती है। और तब उसके मोबाइल पर मिस्टर वैंग का मैसेज आता है कि मिंग टैन अभी नहीं आया, उसे ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, तुमने उसे अपना अपोनेंट क्यों चुना? लेकिन वो मैसेज को इग्नोर कर देती है। फिर मिस्टर वैंग कॉल करते हैं पर फेंग्यू कॉल को कट कर देती है। वहाँ मिंग टैन एक लेटर लेकर मिस्टर वैंग के ऑफिस में जाता है। वो कहता है कि मैं ये कॉलेज छोड़कर जाना चाहता हूँ। मिस्टर वैंग कहते हैं कि ऐसा मत करो बेटा, हम लोग यहाँ तुम्हारे लिए नया लॉकर रूम, वाटर हीटर, सारी फैसिलिटीज बनवा तो रहे हैं और तुम हो कि जाना चाहते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मिंग टैन कहता है कि मेरी परमिशन के बिना आपने मेरा नाम इस टूर्नामेंट में क्यों ऐड किया? मिस्टर वैंग कहते हैं कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ज़ैंगजी कॉलेज का ट्रेडिशन है और तुम्हें फेंग्यू से लड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें डर है कि लोग तुमको देखकर हंसेंगे तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मास्क बनवा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज कॉलेज छोड़कर मत जाओ। अब मिंग टैन कॉलेज के ट्रेडिशन के अनुसार उसे फेंग्यू के अगेंस्ट बॉक्सिंग मैच खेलना ही होगा। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर वैंग बताते हैं कि इस कॉलेज के बॉक्सिंग ट्रेडिशन को हम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके देखता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। अब मिंग टैन कहता है कि ठीक है, आप उनसे बात करके मुझे कोई अच्छा फैसला दे दीजिए। और ये कहकर मिंग टैन चला जाता है। अब स्टेडियम में जियाओ फेंग नाम की उस लड़की को दिखाते हैं जो फेंग्यू को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करने आई थी, लेकिन जियाओ में उसको साफ कह देती है कि तुम्हारी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, इसलिए चुपचाप जगह को खाली कर दो। अब सुनहाओ अपना हाथ बढ़ाकर जाओमी को चैलेंज करता है। ओह ये बात है, मैं भी तैयार हूँ, ये कहकर जाओमी चैलेंज के लिए तैयार हो जाती है। अब ये देखकर बयूनो मिया से पूछता है कि अब ये दोनों बेकार में क्यों लड़ना चाहते हैं? तो मिया बताती है कि सुनहाओ ने अपना हाथ बढ़ाकर हैंड सिग्नल दिया था और ऐसा सिग्नल देकर तुम किसी को भी चैलेंज मैच के लिए बुला सकते हो। इस तरह के चैलेंज में एज, जेंडर वगैरह की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर रिंग के अंदर 10 लोग भी हों तो तुम उन सबको चैलेंज करके उनसे लड़ सकते हो, यही है यहाँ का ट्रेडिशन। और अब सुनहाओ ने जाओमी को चैलेंज किया है तो इसीलिए दोनों बॉक्सिंग करेंगे। अब उसका एक्सप्रेशन सुनकर बयूनो मैच एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब रिंग के दोनों तरफ रेफरीज आ जाते हैं, मैच शुरू होता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। अब जाओमी स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ने की वजह से एक प्रोफेशनल की तरह सुनहाओ पर पंचेस मार रही होती है, लेकिन सुनहाओ जो एक बॉक्सिंग चैंपियन है वो आखिरकार जाओमी को पूरी तरह से लॉक कर देता है। और अब रेफरी सुनहाओ को विनर अनाउंस कर देते हैं और गुस्से में जाओमी वहां से तुरंत चली जाती है। फिर बयूनो मिस्टर वैंग से मिलता है और आने वाले टूर्नामेंट के बारे में डिटेल्स मांगता है। मिस्टर वैंग चौंक कर पूछते हैं कि क्या तुम भी टूर्नामेंट की वजह से कॉलेज छोड़कर जाना चाहते हो? अरे नहीं सर, मुझे तो कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, अगर आप मुझे मार मार कर यहाँ से भगाएंगे ना तो भी मैं कॉलेज छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे यहाँ इतनी अच्छी चीजें जो है। ओह वेरी गुड, ये हुई ना बात, चलो मैं तुमको डिटेल्स देता हूँ। उस रिंग के अंदर मैच होगा और उस मैच में कॉलेज के फ्रेशर्स यहाँ के सबसे एक्सपीरियंस फाइटर से मुकाबला करेंगे और इसको मीडिया भी कवर करेगी। ये कॉम्पिटिशन इतना फेमस है कि ओलंपिक्स भी मार खा जाएंगे। जो ये टूर्नामेंट जीतेगा उसकी तो किस्मत खुल जाएगी, उसकी फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों की तादाद में होगी। अब ये सब सुनकर बयूनो का जोश तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि मैं भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा, और ये कहकर वो भाग जाता है। मिस्टर वैंग उसको वार्न करते हैं कि ये बहुत ही रिस्की गेम है, इसमें जीतने वालों से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन बयूनो वार्निंग सुनने के लिए भी नहीं रुकता। अब अगले शॉट में फेंग्यू को दिखाते हैं जिसने मिंग टैन के लिए साइकिल खरीदी होती है, लेकिन इसे वो मिंग टैन को कैसे देगी? उस जैसा सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का मुफ्त की चीज तो कभी नहीं लेगा, और इस तरह सोचती भी वो चल रही होती है। फिर रास्ते में एक आइसक्रीम शॉप देखकर वो अंदर जाती है। वहाँ रैबिट के भेष में एक आदमी सभी को नोटिस दे रहा होता है। 2 बच्चे उसे खेलने के बहाने उसको नीचे गिरा देते हैं और वो बेचारा उठ नहीं पाता। इतने में फेंग्यू जाकर उसकी मदद करती है। फेंग्यू को अपने मामा की दी हुई गुड़िया याद आती है और वो उससे हंसकर बातें करने लगती है। और तब हमें दिखाते हैं कि रैबिट के भेष में और कोई नहीं, अपना मिंग टैन है। मिंग टैन को तो हैरानी होती है कि ये लड़की हंसकर बातें करना भी जानती है, क्योंकि मिंग टैन उसको हमेशा गुस्से और एटीट्यूड में देखता था।
लेकिन फेंग्यू ये नहीं जानती कि ये मिंगटैन है और वह खुशी खुशी उससे बातें कर रही होती है। फिर वह आइसक्रीम खरीद कर खाने लगती है और उसके चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मिंगटैन को लगता है कि शायद वो बाहर से एटीट्यूड और मूडी वाली है, लेकिन अंदर से उसका दिल साफ लगता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जामी बहुत ही दुखी होती है और अपने पापा की दुकान में आती है। उसके पापा कहते हैं, लगता है बहुत दिनों बाद किसी लड़के ने तुमको हरा दिया है, मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। अरे आप चुप रहिए पापा, उसके बारे में बात मत कीजिए। तब सुनहाओ उस दुकान में आता है और जाओमी कहती है कि इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन जल्द ही मैं तुमको हरा कर दिखाऊंगी। लेकिन सुनहाओ मुस्कुराकर वहीं खड़ा रहता है। इतने में जाओमी के पापा सुनहाओ को जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और उससे बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं और ये देखकर जाओमी गुस्से में बाहर चली जाती है। तब उसे फेंग्यू का मैसेज आता है और वो फेंग्यू से मिलने जाती है। फेंग्यू बताती है कि मैंने मिंगटैन के लिए एक साइकिल खरीदी है, लेकिन मुझे उसको देने में जरा डर लग रहा है। तो जाओमी उसको चिढ़ाती हुई कहती है कि ओहो, बात इतनी दूर पहुंच गई है कि मैडम उसको एक्सपेंसिव साइकिल दे रही है। खैर अब खरीदी ली है तो देने में देर कैसी। ये कहकर जाओमी फेंग्यू को मिंगटैन के घर लेके जाती है। वहाँ मिंगटैन मिया के साथ घर लौट रहा होता है। दरअसल मिया को मिंगटैन पर बहुत ही बड़ा क्रश है, इसलिए उसने किसी तरह पता लगा लिया कि मिंगटैन आइसक्रीम शॉप में काम करता है और वो सीधे आइसक्रीम शॉप पहुंच गई और वहां से मिंगटैन के साथ ही चली आई। तब मिंगटैन के घर के बाहर फेंग्यू और जाओमी को देखते हैं और उन्हें देखते ही मिया अपना क्रश का हाथ पकड़ लेती है और दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। इतने में जाओमी उनको रोककर पूछती है कि अगर मिया घर के अंदर जा सकती है तो हम भी आ सकते हैं। इतने में मिंगटैन उन्हें रोकता है और कहता है कि सॉरी, मेरा घर बहुत छोटा है, तुम लोग अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। जाओमी कुछ कहने वाली होती है कि मिंगटैन का भाई और उसकी बहन वहां पर आ जाते हैं। मिंगटैन का भाई फेंग्यू की बॉक्सिंग का बहुत ही बड़ा फैन है, इसलिए वो बहुत ही खुश होता है कि चलो आखिरकार मैं फेंग्यू से मिल गया। फिर वो दोनों बच्चे फेंग्यू की बहुत ही खातिरदारी करते हैं और मिंगटैन का घर देखकर फेंग्यू को उसकी सिचुएशन समझ में आ जाती है और वो अपने आलीशान घर से उसके घर को कंपेयर करती है। फिर मिंगटैन के लिए बहुत ही दुखी होती है कि ये कैसी कंडीशन में जी रहा है और उसकी इस फीलिंग को मिंगटैन भी नोटिस कर लेता है। मिंगटैन का भाई धीरे धीरे फेंग्यू के पास आता है और कहता है कि मैंने टीवी पर आपकी सारी बॉक्सिंग मैचेस देखी हैं, आप बहुत ही अच्छा बॉक्सिंग करती है। इस तरह वो तारीफ पे तारीफ कर रहा होता है और ये देखकर मिया जलने लगती है और कहती है कि टीवी पर तो मैं भी आ चुकी हूँ, क्या तुमने मुझको नहीं देखा। इस पर दोनों बच्चे कहते हैं कि दीदी हमने तो आपको टीवी पर कभी भी नहीं देखा, आप कहाँ आती हो। और ये सुनकर मिया की नाक थोड़ी कट ही जाती है। फिर सब मिलकर कार्ड्स खेलते हैं, लेकिन फेंग्यू कार्ड्स खेलना नहीं जानती और वो हर गेम में हार रही होती है। मिंगटैन किचन से ये सब देखकर बड़ा ही हंस रहा होता है। फिर कुछ देर बाद मिंगटैन का भाई फिर फेंग्यू से पूछता है, आप इतना अच्छा फाइट कर लेती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता। तब लड़कियां कहती हैं कि आखिर हम जेंगजी स्पोर्ट्स कॉलेज में जो पढ़ती हैं वहाँ डर किस बात की, वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रांग और ब्रेव होते हैं। इस तरह में खुद ही अपनी तारीफ कर रही होती है कि एक कॉकरोच वहां पर आ जाता है। फिर क्या तीनों उसको देखकर डर जाती हैं और यहाँ वहाँ भागने लगती है। अब दोनों बच्चे हंसते हैं कि बॉक्सिंग चैंपियन होकर ये लोग कॉकरोच से डर गए, वाह। फेंग्यू तो डर के मारे मिंगटैन के ऊपर ही चढ़ जाती है। अब तो मिया जलकर राख हो रही होती है कि ये उसको क्यों पकड़ रही है और मिंगटैन पर चिल्लाती है। इतने में मिंगटैन का भाई एक बोतल में कॉकरोच को पकड़ लेता है और मिंगटैन फेंग्यू को नीचे उतारता है और अब उल्टा फेंग्यू मिंगटैन से पूछती है कि तुमने मुझको क्यों छुआ। अरे मेरी माँ, मैंने कहाँ पकड़ा, तुम खुद ही उछलकर मेरे पास आ गई थी। और इसके बाद वे सब उस छोटे से घर में खेलते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन आखिर में सबको अपने घर जाना पड़ता है। फेंग्यू अकेले में मिंगटैन से कहती है कि उस दिन उन बुलीज की वजह से तुम्हारी साइकिल टूट गई थी, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये नई साइकिल लेकर आए हैं। मिंगटैन साइकिल को देखकर कहता है कि ये बहुत ही महंगी लगती है, मुझको नहीं चाहिए। लेकिन फेंग्यू कहती है कि तुमने मेरे साथ बॉक्सिंग करने से इनकार क्यों किया, मैंने ही तो तुम्हें अपोनेंट चुना था। दरअसल इस कॉलेज में कोई मेरा अपोनेंट नहीं बनना चाहता और जो मुझसे मुकाबला करेगा उसे इस कॉलेज में बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगी, सारा कॉलेज उसे सर पर उठा लेगा। मैं चाहती हूँ कि सब तुमको रिस्पेक्ट करे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम दिया था। लेकिन मिंगटैन कुछ देर सोचता है और कहता है कि ये फाइटिंग वगैरह मुझसे नहीं होगी और इस पर फेंग्यू नाराज हो जाती है। फिर वो दोनों बच्चों को बाय कहकर अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से चली जाती है। यहाँ मिंगटैन उस साइकिल को छूकर देखता है और तब हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन से लेकर मिंगटैन के मास्टर ने उसको खूब ट्रेन किया होता है। दरअसल उसके पापा ही इसके मास्टर थे और वो बहुत ही बड़े बॉक्सर थे। एक बॉक्सिंग मैच के दौरान उनका अपोनेंट रिंग के अंदर ही फाइट करते हुए मर गया और इस हादसे के बाद मिंगटैन के पापा बहुत ही गिल्टी फील करने लगे और इस हादसे को भूलने के लिए वो शराब भी पीने लगे और इस वजह से मिंगटैन की माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। और फिर कुछ दिन बाद मिंगटैन के पिता भी चल बसे और तब उसने फैसला किया कि वो कभी बॉक्सिंग नहीं खेलेगा, क्योंकि उसके भाई और बहन की जिम्मेदारी उस पर थी और उसको डर था कि बॉक्सिंग में अगर उसको कुछ हो गया तो उसके
उसके भाई बहन को कौन देखेगा। अब फेंग्यू अपने घर जाकर मिंग टैन के बारे में सोच रही होती है। उसे लगता है कि अगर वो कार्ड्स खेलना सीख गए तो मिंग टैन के भाई और बहन को वो इम्प्रेस कर सकेगी, फिर उनके जरिए वो मिंग टैन को बॉक्सिंग के लिए कन्विंस भी कर सकती है। इसीलिए वो अपने छोटे भाई फेंग जोहू के साथ कार्ड्स खेलने लगती है। लेकिन फेंग जोयू उससे भी बुरा खेलता है और फेंग्यू से हारता रहता है। 2-3 राउंड्स के बाद वो बोर हो जाता है और कहता है कि मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ गेम खेलता हूँ दीदी, और तुम मुझे बच्चों के साथ गेम खेलने को कह रही हो। अब अगले दिन फेंग्यू और मिंग टैन कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल से क्या बातें की, क्या मिंग टैन बातें सुनकर प्रिंसिपल फेंग्यू को डांटते हैं कि मिंग टैन से पूछे बिना तुमने मैच में उसको कैसे चुना, तुम्हें एक बार उसको पूछ लेना चाहिए था। इतना ही नहीं, वो मिंग टैन को भी डांटते हैं। ऊपर से मिंग टैन ने कॉलेज से ट्रांसफर मांगा होता है, लेकिन प्रिंसिपल उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं और ये सुनकर मिंग टैन बड़ा ही शॉक हो जाता है। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, इसीलिए मैं तुमको पनिशमेंट दे रहा हूँ। और उनका पनिशमेंट ये होता है कि दोनों को मिलकर स्विमिंग पूल एरिया को साफ करना है और इन दोनों पर नजर रखने के लिए एक रेफरी को भी अपॉइंट किया जाता है। तुम चुपचाप क्लीनिंग करो, ये कहकर रेफरी आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर दोनों मुंह बंद करके पूल को क्लीन करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फेंग्यू मिंग टैन पर पानी फेंकती है और मिंग टैन मुड़कर देखता है, लेकिन रेफरी बैठी बैठी सो रही होती है। और अब मिंग टैन सोचता है कि मैं चुप क्यों रहूं, और बदले में मिंग टैन भी फेंग्यू पर पानी फेंक देता है और इस तरह दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक रेफरी की नींद खुल जाती है और इनको देखकर वो डांटती है कि तुम्हारी लड़ाई रोकने के लिए तो प्रिंसिपल ने तुमको पनिश किया था और तुम दोनों पनिशमेंट में भी लड़ रहे हो। फिर वो दोनों के पैर साथ में बांध देती है और कहती है कि अब देखती हूँ कैसे लड़ते हो। अब दोनों ठीक से चल भी नहीं पाती और बार बार गिर रहे होते हैं। और तब मिंग टैन एक आइडिया देता है कि जब मैं 1 कहूँ तो तुम वो वाला पैर आगे रखना और 2 कहने पर हम दोनों ये वाला पैर आगे रखेंगे। फिर वे 1-2-1-2 कहकर उस पूल को क्लीन करने लगते हैं। अब पूल साफ करने के बाद दोनों बहुत थके होते हैं और वहीं बैठकर सो भी जाते हैं। लेकिन फेंग्यू झट से जाग जाती है और देखती है कि मिंग टैन बड़ी गहरी नींद में है। अब वो मिंग टैन की आंख, नाक और मुंह को एक पेंटिंग की तरह निहार रही होती है। फिर उसकी नजर मिंग टैन के गले पर पड़ती है जहां उसका बड़ा एडम एप्पल नजर आता है। फेंग्यू उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसको टच करने में मिंग टैन के पास जाती है। इतने में मिंग टैन उठ जाता है और पूछता है, ये तुम क्या करने वाली थी? फेंग्यू कहती है कि वो तुम्हारे गले में कीड़े जैसा कुछ रेंग रहा था, मैंने उसको हटा दिया, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी यार। और फिर वो पैर की डोरी खोलकर भाग जाती है। अब मिंग टैन सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे पास आई क्यों थी, कहीं मेरा गला दबाकर मुझको मारना तो नहीं चाहती थी। यहाँ ये सीन कट होता है और अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि सुनहाओ अपने कॉलेज की बॉक्सिंग रिंग में खड़ा होता है। तभी वहाँ पर जाओमी आती है। सुनहाओ पूछता है कि तुम और यहाँ पर? जाओमी कहती है कि उस दिन मुकाबले में मेरे ग्लव्स लूज थे, इसलिए मैं हार गई थी, लेकिन आज मैं मुकाबला जीत कर ही रहूंगी, वरना मुझको नींद नहीं आएगी। ओह, तो क्या उस दिन के बाद तुम बिल्कुल सोई नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। वो सब छोड़ो, क्या तुम इस वक्त मुकाबले के लिए तैयार हो? ठीक है, ये कहकर सुनहाओ तैयार होने लगता है। अब जाओमी अपने ग्लव्स पहन लेती है कि अचानक उसका पेट दर्द शुरू हो जाता है और वो अपना पेट पकड़कर खड़ी रहती है। लेकिन सुनहाओ उसकी सिचुएशन को समझ लेता है और उसके पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में डर लगता है, इस वक्त फाइट के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, इसलिए मैं हार जाऊंगा, क्यों ना हम फिर कभी फाइट करें? ये सुनकर जाओमी बड़ी शॉक हो जाती है। लगता है वो पेट दर्द के बावजूद किसी तरह से आज फाइट करके सुनहाओ को हराने के मूड में थी। वो कहती है कि फाइट के लिए मेंटल प्रिपरेशन की कब से जरूरत पड़ने लगी, तुम झूठ मत बोलो और मेरे साथ फाइट करो। और उसके लाख मनाने पर भी सुनहाओ फाइट के लिए राजी नहीं होता। तो जाओमी उदास होती है कि आज जीतने का मौका अच्छा था, लेकिन वो भी हाथ से निकल गया। उसे अब भी शक होता है कि सुनहाओ किसी वजह से झूठ बोल रहा है। और तब सुनहाओ भागकर आता है और अपना बैग उसको पकड़ाकर कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। ये कहकर वो दुकान से एक हॉट चॉकलेट खरीद कर लाता है। जाओमी के लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। सुनहाओ कहता है कि इसको पी लो, तुम जरा बेहतर फील करोगी, और हाँ, ऐसे वक्त में तुमको ज्यादा स्ट्रेन नहीं लेना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। अब जाओमी चौंक जाती है कि मेरी प्रॉब्लम इसको कैसे पता चली, ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है यार। ये सोचकर वो हॉट चॉकलेट पीने लगती है। अब अगले शॉट में फेंग्यू को दिखाते हैं जो मिंग टैन के ख्यालों में खोई भी है और बार बार उसके बारे में सोचती रहती है और सोचती है कि यार ये मुझको क्या हो गया है, मैं उसे इस तरह से एडमायर क्यों कर रही थी और न जाने मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई। अब उसके इन ख्यालों के बीच पीछे से एक आवाज आती है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो, और फेंग्यू चौंक कर मुड़ती है तो वहाँ 2 लड़कियां कैजुअली बातें करती हुई जा रही होती है। अब फेंग्यू बड़ी कंफ्यूज होती है कि क्या मैं सचमुच उससे प्यार करने लगी हूँ। फिर मिंग टैन को दिखाते हैं जो अपने भाई बहन के साथ एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और तब बाहर जाते हुए एक लड़के को देखकर वो जरा चौंक जाता है और तेजी से अंदर जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वे बाहर जाने वाले होते हैं कि अचानक वही लड़का उसके सामने आता है। इसे हम, हाँ, अकड़ू नाम सही रहेगा इसके लिए, ये बहुत ही सूट करेगा। तो वो अकड़ू मिंग टैन से कहता है, क्यों बेटा, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुमने मुझे बाहर जाते हुए देखा था ना, मैंने भी तुमको देखा था।
और अब मिंग टैन दोनों बच्चों को अपने पास सेव कर लेता है। तो अकड़ू कहता है मैं तुमको बहुत ही मिस करता हूँ यार, याद है हाई स्कूल में सैंडबैग की जगह मैं तुमको पंच किया करता था और अपनी प्रैक्टिस करता था। मुझसे तुमने इतनी मार खाई है कि पूछो मत, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो ताकि मैं हमेशा अपने पंचेस प्रैक्टिस तुम पर कर सकूं। मैंने तो सुना है तुम ज़ेंगजी स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें वहाँ पर एडमिशन कैसे मिला? कहीं तुम जादू से एथलीट तो नहीं बन गए? मैं तो ये सुनकर शॉक हो गया कि तुम वहाँ की चैंपियन फेंग्यू से मुकाबला करने वाले हो। अरे तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? और इस तरह वो बात करके मिंग टैन को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल ये अकड़ू हाई स्कूल में मिंग टैन को बुरी तरह से बुली करता था और अब ये सुनहाओ के कॉलेज में ही पढ़ता है। फिर वो अकड़ू कहता है कि पुरानी यादें ताजा करने के लिए मैं तुमको 2-3 पंचेस तो जरूर मारूंगा। और ये सुनकर मिंग टैन का भाई गुस्से में अकड़ू को मारने जाता है, लेकिन अकड़ू उस बच्चे की गर्दन पकड़कर कहता है कि छोटू तुम्हारी जितनी हिम्मत भी तुम्हारे भाई के पास नहीं है। अब इस पर मिंग टैन अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन वो लड़ाई नहीं करना चाहता, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करके अकड़ू से विनती करता है कि प्लीज उसे छोड़ दो। अकड़ू कहता है देख लो छोटू, तुम्हारा भाई तुमको छुड़ाने के लिए भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा रोना धोना सुनकर मुझको जरा बड़ा मजा आया। अब मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो, तब जाकर मैं छोटू को छोड़ूंगा। अब मिंग टैन बेचारा बहुत ही परेशान होता है, लेकिन भाई को बचाने के लिए वो घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो यार। लेकिन अकड़ू उसको लात मारता है और उसके भाई को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर मिंग टैन अपने भाई की गर्दन देखने आता है, पर उसका भाई गुस्से में कहता है कि मुझे मत छुओ, लेकिन मिंग टैन उसको कुछ नहीं कहता। अब अगले सीन में अकड़ू को दिखाते हैं, जो मन ही मन सोचता है कि अगर इस तरह अकड़ कर रहूंगा तभी लोग मुझसे डरेंगे और मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। बचपन में मुझे कई तगड़े लड़कों ने मारा था और अब मैं उनकी तरह सबको अपनी ताकत दिखाऊंगा, तभी सब मुझको दिलेर समझेंगे। तभी सुनहाओ और जियाओ फेंग हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। सुनहाओ को देखकर अकड़ू सोचता है कि मैं भी इसी की तरह चैंपियन बनना चाहता हूँ। तभी तो कॉलेज के पहले दिन ही मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर ली थी। दोस्तों लगता है बचपन में इसने कईयों से मार खाई थी और उसी का बदला लेने के लिए अब यह हर किसी को पीटना चाहता है और खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहता है। अब रात हो जाती है और मिंग टैन को दिखाते हैं। अकड़ू की हरकतों से वो बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करता है। अब सोने से पहले छोटू उससे पूछता है क्या ये सच है कि वो लड़का आपको हाई स्कूल में मारा करता था? आप उससे लड़े क्यों नहीं? देखो छोटू, लड़ने से कुछ नहीं होता, उससे यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने फाइट नहीं की। आप झूठ बोल रहे हैं भैया, हमें तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने को कहते हैं और जब आपकी बारी आई तो आप उल्टा कह रहे हैं। तब मिंग टैन ऊंची आवाज में कहता है कि अगर मैंने फाइट की होती और मुझे कुछ हो जाता तो तुम दोनों को कौन संभालता? क्या तुम्हें पता है कि माँ हमको इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि पापा फाइटर थे और किसी वजह से बहुत ही शराब पीने लगे थे? ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, आइंदा से ऐसे सवाल कभी मत पूछना, समझे? और फिर भाई की ऐसी डांट सुनकर छोटू रोता हुआ वहां से भाग जाता है। तब मिंग टैन को फेंग्यू की बात याद आती है कि तुम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते? लेकिन क्या ये बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेगा? ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। अब अगले सीन में बायूनो बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग के लिए शानदार एंट्री करता है और आते ही वो अपने कपड़े उतारकर पूरे शरीर में तेल लगा लेता है और बॉडी बिल्डर की तरह अपने आर्म्स दिखाने लगता है। तभी अचानक वहाँ की सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं। वो अपनी किस्मत को कोसता है कि मैं भी मिंग टैन की तरह एक लड़का हूँ यार, फिर उसकी जितनी रिस्पेक्ट मुझको क्यों नहीं मिलती? और ये सब सुनकर मिया उसके पास आती है और हंसकर कहती है कि बेटा ये स्पोर्ट्स कॉलेज है और यहाँ की सारी लड़कियां टैलेंटेड है। यहाँ की लड़कियां खुद इतने बड़े बड़े आर्म्स लेकर घूम रही हैं, इसलिए आर्म्स दिखाकर तुम उनको कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, मिंग टैन की बात तो कुछ और ही है, वो इस कॉलेज का पहला लड़का है। तो क्या मैं सेकंड हूँ? नहीं बेटा बायूनो, तुम सेकंड में नहीं हो, तुम्हारी एडमिशन लास्ट में हुई थी, इसलिए तुम हमेशा लास्ट ही रहोगे। ऊपर से मिंग टैन तो इतना इनोसेंट और अच्छा है कि यहाँ की सारी लड़कियां उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, इसीलिए वो हम सबको पसंद है। और सुनो, जाते जाते ये सारा तेल साफ करके जाना, समझे? तेल फ्री में नहीं मिलता कि जहाँ चाहे शरीर में लगा दिया, ये जगह बिल्कुल साफ करके जाना, समझे? और ये कहकर वो चली जाती है। बायूनो उसके पीछे जाने लगता है कि तभी तेल पर पैर रखता है और फिसल कर धड़ करके नीचे गिरता है। फिर एमएमए क्लब को दिखाते हैं, जो फेंग्यू का क्लब है। मिंग टैन भी वहाँ पर बैठा होता है, लगता है उसने भी क्लब ज्वाइन कर लिया है। तभी ट्रेनर बताते हैं कि एमएमए सबको सीखना चाहिए क्योंकि ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है। इस आर्ट में फेंग्यू एक एक्सपर्ट है और वो अब तुमको डेमो देगी। अब डेमो के लिए वो एक वॉलंटियर को बुलाते हैं, लेकिन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में बायूनो हाथ उठाता है और कहता है मैं फाइट करूंगा। अब वो फेंग्यू के पास आकर कहता है कि कॉलेज के पहले दिन मैं रेडी नहीं था, इसलिए तुम मुझको उठाकर पटक गई थी, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ऐसा कह रहा होता है कि फेंग्यू उसी वक्त उसे उठाकर धड़ से जमीन पर पटक देती है और दोबारा उसकी नाक कट जाती है। अब ट्रेनर किसी और को बुलाते हैं, लेकिन बायूनो कहता है कि सर, और किसी के बजाय मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। और ये ट्राई करने से तो रहा, ऊपर से लगातार फेंग्यू की मार खाता रहता है। फेंग्यू का डेमो देखकर मिंग टैन बड़ा ही आश्चर्य होता है और तालियां बजाने लगता है।
अब मिया और जियाओमी बुक्स पढ़ रही होती है। दोनों रिसर्च कर रही होती हैं कि बातों बातों में किसी को कैसे कन्विंस करना है। वो दोनों मिंग टैन को बॉक्सिंग ट्रेनिंग और मैच के लिए कन्विंस करना चाहती है। इतने में मिंग टैन आता है और उसको देखकर मिया एकदम से उछलने लगती है, लेकिन जियाओमी उसको चुप कहकर कहती है कि अब उससे बात करना बेकार है, पहले बुक्स पढ़कर फिर उसको कन्विंस करेंगे। अब ये कहकर दोनों तेजी से भागने लगती है। मिंग टैन उनका पीछा करता है और आखिर उनको ब्लॉक कर लेता है। अब ये कहते हैं कि अरे वाह, तुम फाइट नहीं करते लेकिन बहुत तेज भाग लेते हो। और तब मिंग टैन उनको एक पेपर दिखाकर कहता है कि इसमें मेरी क्लासेस का टाइम है और उसके बाद मेरी पार्ट टाइम जॉब का टाइम लिखा हुआ है। इन दोनों के बाद जो भी टाइम बचेगा आप मुझे उस टाइम पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ये सुनकर जो दोनों सीनियर्स बड़ी दंग रह जाती हैं कि तुम बोल क्या रहे हो। फिर मिंग टैन चला जाता है। अब इन दोनों में डिस्कशन होता है कि कहीं इसने पी तो नहीं रखी, तब ये ऐसी फालतू बातें कर रहा है, लगता है नशे में बड़बड़ा रहा था। फिर दोनों उस पेपर को देखती हैं तो उसमें कोई फ्री टाइम ही नहीं होता। लगता है मिंग टैन राउंड द क्लॉक कोई ना कोई काम करता ही रहता है। और अब दोनों कंफ्यूज होते हैं कि इसे ट्रेनिंग किस टाइम पर देनी है, काफी सोच रहे होते हैं। और तभी मिया टाइम टेबल को बड़ी बारीकी से रिसर्च करके देखती है और बड़ी मुश्किल से उसको एक फ्री टाइम मिल जाता है। और फिर वो खुशी से उछलती है कि इस टाइम में मैं उसको ट्रेन करूंगी। अब इस पर जियाओमी कहती है कि नहीं नहीं, उसको मैं ही ट्रेन करूंगी। और इस तरह ये दोनों झगड़ने लगती है। अब मिंग टैन आइसक्रीम शॉप में रैबिट के भेस में काम कर रहा होता है। तभी वो फेंग्यू को आते हुए देखता है और वो तुरंत चेक करता है कि शॉप में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है या नहीं। लेकिन वहां पर एक आइसक्रीम बची होती है और वो काउंटर को मैनेज करती हुई लड़की से कहता है कि वो इकलौती स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम किसी और को ना दे और उसको फेंग्यू के लिए रिजर्व करके रखे। और वो बेचारी भी मान जाती है। फिर मिंग टैन बाहर जाकर नोटिस बांटने लगता है। अब फेंग्यू आकर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मांगती है तो काउंटर पर खड़ी लड़की कहती है कि सिर्फ एक ही आइसक्रीम बची हुई है। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो एन वक्त पर आ गई, वरना तो मिलती नहीं आपको। बाहर जो रैबिट के भेस में नोटिस बांट रहा है उसी ने आपके लिए आइसक्रीम रिजर्व करके रखी थी। अब ये सुनकर फेंग्यू बड़ी हैरान होकर रैबिट को देखने लगती है और फिर उस आइसक्रीम को बहुत ही मजे लेकर खाती है। लेकिन वो अब भी नहीं जानती कि रैबिट सच में मिंग टैन ही है। लेकिन मिंग टैन फेंग्यू को छुप कर देखता रहता है और उसे खुश देखकर खुद भी खुश होता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं तो सुनहाओ और जियाओमी के पापा एक बॉक्सिंग रिंग में खूब लड़ रहे होते हैं। जियाओमी के पापा एक्सपर्ट्स वाले मूवमेंट्स करके सुनहाओ को हरा देते हैं और सुनहाओ को विश्वास ही नहीं होता और पूछता है कि ये मूवमेंट्स आपको किसने सिखाए, इन मूवमेंट से तो आप बॉक्सर को आराम से हरा सकते हैं। अब जियाओमी के पापा कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे एक सीनियर हुआ करते थे और उन्होंने ही मुझे ये मूवमेंट सिखाए थे, लेकिन बदकिस्मती से अचानक वो चल बसे। अब इस दुनिया में इस मूवमेंट को सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हम गैस कर सकते हैं कि ये शायद मिंग टैन के पापा की बात कर रहे होंगे, लेकिन ये सच है या नहीं इसका तो हमें बाद में पता चलेगा। अब सुनहाओ भी उस मूवमेंट को सीखना चाहता है और जियाओमी के पापा कहते हैं कि मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी हैं। तब जियाओमी वहां पर आ जाती है। अब सुनहाओ को देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सुनहाओ कहता है कि तुम्हारे कॉलेज के टूर्नामेंट में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पापा से ट्रेनिंग लेने आया हूँ। अब वो अपने पापा को बड़े गुस्से से देखती है और बड़ा ही गुस्सा करती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारा ही आइडिया था कि मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करके पैसे कमाऊं। अरे वो तो ठीक है पापा, लेकिन आप मेरे अपोनेंट को ही ट्रेन करेंगे क्या। अरे बेटा वो तुम्हारा अपोनेंट हो सकता है, मेरा तो नहीं। अब जियाओमी नाराज होकर चली जाती है। फिर जियाओमी के पापा कहते हैं कि तुम जल्दी से जियाओमी के साथ सुलह कर लो। अब अगले सीन में फेंग्यू कॉलेज में होती है और उसे एक मैसेज आता है, उसमें टूर्नामेंट का स्केड्यूल होता है। फेंग्यू का प्लान था कि मिंग टैन डायरेक्टली फाइनल में उससे मुकाबला करे, लेकिन इस स्केड्यूल के अनुसार मिंग टैन को कई क्वालिफाइंग मैच खेलने होंगे और तभी जाकर वो फाइनल्स में पहुंच पाएगा। और ये देखकर फेंग्यू बड़ी चौंक जाती है कि ये जीतेगा कैसे। अब ये शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर भी लगा होता है और सुनहाओ और अकड़ू उसको देख रहे होते हैं। अकड़ू कहता है कि गुरु हम दोनों ग्रुप ए में हैं, इसलिए हमारे मैचेस में आप मुझको धीरे से मारना, ओके। और फिर मिंग टैन का नाम देखकर वो कहता है कि ये लड़का एकदम बेकार है, बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पता नहीं ये इस टूर्नामेंट में कैसे आ गया। अब सुनहाओ पूछता है कि क्या तुम मिंग टैन को जानते हो। और अकड़ू कहता है कि जानता हूँ, वो मेरे साथ ही हाई स्कूल में पढ़ता था, दरअसल वो मेरे साथ ही बैठता था और मेरा स्कूल बैग भी वही उठाता था। और तभी मिंग टैन वहां से गुजरता है और अकड़ू उसको बुलाता है, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है। अब अकड़ू भागकर उसको रोकता है और कहता है कि कल की मार भूल गए क्या बच्चू, घुटनों पर बैठकर तुम कल गिड़गिड़ा रहे थे कि छोड़ दो और आज इतना एटीट्यूड कैसे दिखा रहे हो। और तभी कोई आकर उसकी उंगली मरोड़ता है। ओह ये तो फेंग्यू निकली। वो गुस्से में कहती है कि मिंग टैन पर हाथ रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ज़ेंगजी कॉलेज का रूल है कि हम अपनी पावर बाहर के लोगों पर यूज नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो हमें बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट दिया जाता है, और अगर ये रूल नहीं होता तो इस वक्त तुम्हारी उंगली टूट जाती, समझे।
अब उसके धमकी को सुनकर सुनहाओ अकुड़ू की तरफ से माफी मांगता है और मिंगटैन भी फेंग्यू को शांत करता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। वैसे मैं भी ग्रुप ए में हूँ और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इसीलिए इसे मैच में मैं देख ही लूंगा। और ये कहकर मिंगटैन चला जाता है। अब सुनहाओ अपने कॉलेज में लौटता है और वो अकुड़ू को बुलाकर वार्निंग देता है कि आइंदा किसी के साथ ऐसी हरकत की तो मैं खुद ही तुमको मार डालूंगा। वहाँ मिंगटैन फ्री टाइम में ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो काम के वक्त भी किसी भारी चीज को उठाकर फिजिकली स्ट्रांग बन रहा होता है। अब फेंग्यू और फेंग जोहू कार में अपने दादाजी के फ्रेंड से मिलने जा रहे होते हैं। फेंग जोहू ड्राइवर को लंबा रूट लेने को कहता है। अब फेंग्यू पूछती है तो वो कहता है कि दादाजी के फ्रेंड का बेटा तुम्हारी उम्र का है और मुझे तो लगता है कि दादाजी ने तुम्हारे लिए कोई सेटिंग कर रखी है वहां पर। अब बताओ कि तुमको वहां पर जल्दी जाना है या देर से। अब फेंग्यू को उसकी बात ठीक लगती है और दोनों मिलकर यहाँ जाओ वहां जाओ करके ड्राइवर को बड़ा ही कंफ्यूज कर देते हैं और एक ही एरिया में बेचारे को गोल गोल घुमा रहे होते हैं। फिर दूसरी ओर मिंगटैन जिस होटल में काम करता है उसका ओनर उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पर नौकरी भी दी है। आज तुम एक बहुत ही बड़े वीआईपी को सर्व करने वाले हो, इसीलिए जरा ध्यान से करना। और ये कहकर ओनर चला जाता है। हालांकि इसी होटल में फेंग्यू और फेंग जोयू उनके दादाजी के फ्रेंड से मिलने आ रहे होते हैं और दोनों की आते ही उनके दादाजी पूछते हैं कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, लेकिन उनके फ्रेंड इन दोनों के सपोर्ट में कहते हैं कि दोनों ट्रैफिक में फंस गए होंगे इसलिए लेट हो गई। और फिर वे बातें करने लगते हैं। उनके फ्रेंड अपने बेटे को बताते हैं कि ये फेंग्यू है, याद है बचपन में तुम दोनों साथ खेलते थे। उनका बेटा कहता है कि हाँ, हम दोनों एक ही क्लास में बैठा करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि फेंग्यू मुझको बहुत ही पसंद करती थी। अब फेंग्यू का वही फ्लैशबैक दिखाते हैं जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बचपन में उसने अपने क्रश को गिफ्ट दिया था, लेकिन उसने बेचारी को पागल मॉन्स्टर कहकर सबके सामने इंसल्ट कर दिया था। और वो क्रश कोई और नहीं, यही लड़का है, इसका नाम शिवी है। उसकी बचपन की हरकतें याद करके फेंग्यू को शिवी से बहुत ही चिढ़न होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। और फेंग्यू समझ जाती है कि उसके दादाजी और उनके फ्रेंड इन दोनों का रिश्ता पक्का करवाना चाहते हैं, इसलिए वह हवा खाने के बहाने बाहर जाने लगती है। और तब वहां पर मिंगटैन को देखकर उसे पता लगता है कि वो इसी होटल में काम करता है, लेकिन वो ऐसे बाहर चली जाती है जैसे वो मिंगटैन को जानती नहीं। फिर मिंगटैन कोई चीज लेने बाहर जाता है तो फेंग्यू सीढ़ियों पर बैठी कुछ सोच रही होती है। मिंगटैन उसको देखकर वहीं खड़ा रहता है, लेकिन तभी शेबी भी बाहर आ जाता है। अब वो फेंग्यू से पूछता है कि क्या सच में तुम मुझको भूल गई? बचपन में हम दोनों कितने क्लोज फ्रेंड्स थे, और अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और मैं एक बहुत ही बड़ी पार्टी दे रहा हूँ, उसमें हमारे स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, क्या तुम भी आओगी? अब फेंग्यू कहती है कि एक बार तुम्हारे बर्थडे पर मैंने तुमको गिफ्ट दिया था, लेकिन बदले में तुमने मुझको पागल मास्टर कहकर मेरी इंसल्ट की थी। और अब शेबी रियलाइज करता है कि फेंग्यू को सब कुछ याद है। वो कहता है कि मुझे भी तुम पर क्रश था, लेकिन मेरे दोस्त मेरा मजाक ना उड़ाए इसलिए मैंने उस दिन तुमको ऐसा कह दिया। और आगे कहता है कि उसको बचपन की नादानी समझकर मुझको प्लीज माफ कर दो। और इस तरह वो फेंग्यू को बहुत ही मनाता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कह पाती और अंदर चली जाती है। अब ये सब सुनकर मिंगटैन बहुत ही गिल्टी फील करता है, क्योंकि फेंग्यू का एटीट्यूड देखकर एक बार उसने भी उसको पागल कहा था। वो रियलाइज करता है कि उस शब्द से फेंग्यू को कितना हर्ट हुआ होगा। और तभी शेबी को एक कॉल आता है और वो कहता है कि वो अब भी वैसी है, बिल्कुल पागल, मुझे उससे शादी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे पापा अपने बिजनेस के लिए ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सका। और मिंगटैन यहाँ पर ये सारी बातें सुन लेता है। अब अगले शॉट में सब अंदर खाना खा रहे होते हैं। शेबी फेंग्यू की बहुत ही खातिरदारी करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग जोयू कहता है कि ये डिशेस फेंग्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस तरह वो अपनी दीदी को बचा लेता है। फिर शेबी कहता है कि मेरे बर्थडे पार्टी में तुम जरूर आना, वरना तुम्हारे दादाजी मुझको गलत समझेंगे। और इस तरह वो सेंटिमेंटली फेंग्यू को लॉक करने की कोशिश करता है। अब इसी बीच मिंगटैन वाइन को ग्लास में डालते हुए गलती से शेबी के ऊपर डाल देता है और वो चिल्लाने लगता है कि क्या तुम देख नहीं सकते, तुम्हारे मैनेजर को अभी बुलाओ, मैं कंप्लेंट करूंगा। अब मैनेजर आकर मिंगटैन को डांट कर भेज देता है और इन लोगों से माफी मांगता है। और अब मौका पाकर फेंग्यू भी वहां से बच निकलती है। अब बाहर आकर वो मिंगटैन से पूछती है कि क्या तुमने वो सब मेरे लिए किया था, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी गई। तो मिंगटैन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने गलती से उस लड़के पर वाइन गिरा दी थी। तभी वो कहती है कि सुन बेटा मिंगटैन, मैं एक एमएमए बॉक्सर हूँ और तुम्हारे हर मूवमेंट का क्या मतलब है ये मैं खूब जानती हूँ, तो अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तब मिंगटैन अपना दिल खोलकर कहता है कि मैंने अभी तुमको समझा है, एक बार मैंने भी तुमको पागल कहकर तुम्हारा दिल दुखाया था, और मुझे नहीं पता था कि इस शब्द की वजह से तुम बचपन से लेकर आज तक किसी से ठीक से बात नहीं करती और अंदर ही अंदर घुटती हो। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और तब फेंग्यू जरा स्माइल करके कहती है कि ठीक है माफ किया, लेकिन तुम्हारी नौकरी तो चली गई, उसका क्या करेंगे? तुम कुछ पैसे रख लो, ये तुम्हारे भाई बहन के काम जरूर आएंगे। मिंगटैन कहता है कि पैसे उनके लिए जरूरी तो हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसे ही जरूरी हैं? तुम उनकी फिक्र मत करो, इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। और ये कहकर मिंगटैन जाने लगता है। एक मिनट रुको यार, पैसे तो तुम नहीं लोगे, लेकिन आज मुझे बचाने के लिए मैं तुमको ट्रीट देना चाहती हूँ। अब मिंगटैन इनकार नहीं कर पाता और फेंग्यू को बयूनो की नूडल्स शॉप में लेके जाता है।
और शॉप को देखकर फेंग्यू कहती है कि क्या तुमको ट्रीट के लिए इससे अच्छा होटल नहीं मिला था। मिंग टैन कहता है कि होटल छोटा है लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत ही अलग है और तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। इतना ही नहीं, ये नूडल शॉप बयूनो का है। फिर वो फेंग्यू को बयूनो की माँ से मिलवाता है। फिर गर्मा गर्म नूडल्स भी आ जाते हैं और मिंग टैन खाने लगता है। अब फेंग्यू कंफ्यूज होती है कि वो खाए या ना खाए। इतना सोचे मत, टेस्ट करके तो देखो, फिर तुम और मांगोगी। अब फेंग्यू खाने लगती है तो उसको बहुत ही टेस्टी लगता है और तब उसके बाल नूडल्स पर गिर रहे होते हैं और मिंग टैन उन्हें धीरे से हटाता है और तब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। फिर अचानक फेंग्यू उसको थैंक्स कहती है और मिंग टैन स्माइल करता है। अब एंड वक्त पर बयूनो आता है और फेंग्यू को देखते ही बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है। आप मेरी शॉप में आई, ओह ये तो मेरा लक है। ये कहकर वो अपनी बकबक शुरू करने लगता है। फिर वो इशारा करके मिंग टैन से पूछता है कि तुम दोनों बाहर भी साथ घूमते हो क्या चक्कर है तुम दोनों का। अबे चुप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब फेंग्यू जरा स्माइल करती है और फिर उसको एक कॉल आता है और कॉल अटेंड करके वो कहती है मुझे जाना होगा और वो बाहर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद बयूनो फिर से पूछता है क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अरे नहीं यार, कितनी बार बताऊं। अच्छा तो तुम भी सुन लो, वो मेरी क्रश है, क्या तुम इस मामले में मेरी मदद करोगे। अब मिंग टैन भी ओके कह देता है। फिर घर आकर भी फेंग्यू के सामने नूडल शॉप का वही सीन चल रहा होता है जब मिंग टैन ने उसके बाल हटाए थे, लेकिन यहाँ कप भर जाता है और वो पानी डालती रहती है। अब ये देखकर फेंग जोई पूछता है कि तुम कौन से ड्रीम वर्ल्ड में हो दीदी, होटल से तुम बिना खाए चली आई, क्या तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। नहीं फेंग जोयू, मैंने डिनर कर लिया है, मिंग टैन मुझको बाहर लेके गया था। और अब फेंग जोयू ठहरा एक जीनियस, वो माइंड में पूरी कैलकुलेशन करके एकदम ठीक बता देता है कि उस दिन ऑफिस में जो फूड डिलीवरी वाला लड़का आया था वही है ना तुम्हारा मिंग टैन। तुमने कहा था कि वो कॉलेज में तुम्हारा जूनियर है। मैं समझ गया। तो उसने जानबूझकर इस छवि पर वाइन गिराया था। और ये सुनकर फेंग्यू को शर्म आ जाती है और वो कहती है कि तुमने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कार्ड्स खेलने नहीं बुलाऊंगी और फिर तुम मेरी मार खाते रहोगे, समझे। नहीं बाबा, स्मार्ट नहीं बनूंगा, लेकिन अगली बार तुम दोनों बाहर जाओ तो मुझे भी साथ में जाना। मैंने उस दिन उसे बहुत ही बुरा भला कह दिया था, इसीलिए मुझको जीजा जी से मिलना है और उनको सॉरी भी कहना है। अब यहाँ मिंग थी कि कल जो लड़की मिंग टैन के साथ यहाँ आई थी वो तुम्हें बहुत पसंद है ना। मम्मी आपको कैसे पता चला। माँ तुम बहुत ही स्वीट हो। बेटा मैं इस होटल में कई कपल्स को देखती हूँ, उनका बिहेवियर देखकर मुझे पता चल जाता है कि वो लोग सच में प्यार करते हैं या यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। कल मिंग टैन और वो लड़की यहाँ आए थे ना, तो उनको देखते ही मुझे पता चल गया था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनकी आंखों में ये साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन बयूनो कहता है कि मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, फेंग्यू मिंग टैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो तो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। लेकिन मेरी और फेंग्यू की जोड़ी खूब रहेगी ना, है ना माँ। हम दोनों तो एकदम मेड फॉर ईच अदर बने हैं। अरे सुन बेटा, दिन में सपने देखना छोड़ ले और काम पे जा, ये कहकर उसकी माँ चली जाती है। अब अगले शॉट में मिंग टैन को दिखाते हैं जो टूर्नामेंट के बारे में डिटेल्स देखने लगता है। वो देखता है कि इस रिंग के अंदर फाइट करना होता है और इसमें किसी भी तरह के पंचेस अलाउड नहीं है। अब ये सब देखकर वो जरा डर जाता है। तब मिया और जाओमी आकर कहती हैं कि तुम घबराओ मत, वैसे तो तुम बहुत तेज भागते हो, इसलिए तुम्हारा वो स्टैमिना यूज करके तुम अपोनेंट को लगातार डोज कर सकते हो और जब वो थक जाएगा तो तुम उस पर अटैक करना शुरू कर देना और हम तुम्हें इस बारे में ट्रेनिंग भी देंगे, तुम टेंशन मत लो। और अब इस तरह ट्रिक्स बताने के बाद उन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। एक कहती है मैं मिंग टैन को ट्रेन करूंगी और दूसरी कहती है नहीं नहीं मैं ही मिंग टैन को ट्रेन करूंगी। लेकिन मिंग टैन इस तरह के ट्रिक्स यूज करके नहीं जीतना चाहता, वो एकदम प्रॉपर बॉक्सिंग करना चाहता है जो एकदम फेयर हो। अब दिखाते हैं तो मिंग टैन के भाई और बहन कराटे क्लास में होते हैं। छोटू बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन हो रहा होता है। उसका मास्टर कहता है तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। वो कहता है कि मैं भी अपने भाई की तरह ज़ेंगजी स्पोर्ट्स कॉलेज को ही ज्वाइन करूंगा और यही मेरा लक्ष्य है। और ये कहकर वो वापस प्रैक्टिस करने लगता है। तभी एक लड़का आकर छोटू से कहता है कि उस कॉलेज में ज्वाइन करना कोई मामूली बात नहीं है, वहाँ मुझे एडमिशन दिलवाने के लिए तो मेरे पापा ने अभी से मेरे लिए एक पर्सनल ट्रेनर अरेंज किया है। तुम्हारे पास तो ट्रेनर भी नहीं है, फिर तुम ज़ेंगजी कॉलेज कैसे जा सकते हो। अब छोटू कहता है कि मैं तो उस कॉलेज की बॉक्सिंग क्वीन को भी जानता हूँ, वो मुझे जरूर ट्रेन करेगी। क्या तुम ज़ेंगजी कॉलेज की क्वीन यानी फेंग्यू को जानते हो। झूठ मत बोलो। इतने में उसकी बहन कहती है कि फेंग्यू तो हमारे घर में भी आई थी, वो हमारे साथ मिलकर खेली भी थी, समझे। लेकिन वो लड़का इन पर विश्वास ही नहीं करता और कहता है कि तुमने तो एक बार यूं भी कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स फॉरेन में हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो दोनों मर गए हैं। तुम दोनों हर बात पे झूठ बोलते हो तो ये बात भी झूठी होगी। तो छोटू कहता है क्या तुमने मुझे झूठा कहा। और ये कहकर छोटू उससे खूब लड़ने लगता है। तब मास्टर आकर उनको रोकता है तो वे मास्टर को सारी बातें बताते हैं। फिर मास्टर छोटू से कहता है कि अगर तुम खुद प्रैक्टिस करके बड़े कराटे चैंपियन बन जाओगे तो तुम्हें फेंग्यू का नाम यूज नहीं करना पड़ेगा। छोटू कहता है नहीं सर, मैं सच में फेंग्यू को जानता हूँ। और ये कहकर वो गुस्से में बाहर भाग जाता है। अब अगले शॉट में जियाओ फेंग को दिखाते हैं जो सुनहाओ को मूवी के लिए बुलाती है।
लेकिन सुनहाओ कहता है कि मुझे जरूरी काम है और मैं जा रहा हूँ। दोस्तों अब एक नई कैरेक्टर आती है जिसका नाम टिम है और उसको सुनहाओ पर क्रश होता है। दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए कि किसको किस पर क्रश है, वरना बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ मिंग टैन और उसके फ्रेंड्स खाना खा रहे होते हैं, तभी फेंग्यू वहाँ पर आती है। सब पूछते हैं कि तुम तो कभी हमारे साथ खाना ही नहीं खाती थी और आज अचानक यहाँ कैसे आ गई। तो फेंग्यू कहती है कि मुझे भी प्रिंसिपल ने मिंग टैन को ट्रेन करने को कहा है। फिर वो बैठकर खाने लगती है और मिंग टैन से कहती है कि तुम ये वाले फूड्स खाया करो क्योंकि इनमें ज्यादा प्रोटीन होता है। और ये सुनकर मिया को बहुत ही जलन होती है कि ये उसको सिखा रही है। वो कहती है कि मिंग टैन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो शर्मा रहा है तुम्हारी बातों को सुनकर। और तभी बयूनो अपना मुंह खोल देता है और कहता है कि ये कब से शर्माने लगा, कल ही तो ये दोनों मेरे होटल में नूडल्स खाने आए थे। अब ये सुनकर तो मिया और जाओमी को करंट वाला शॉक लगता है। यार तुम मुझे छोड़कर नूडल्स खाने चले गए। मिया को कुछ ज्यादा ही शॉक लग जाता है। मिंग टैन सोचता है कि यार कोई इस बयूनो के मुंह पर ताला लगाओ, ये तो सब कुछ बता रहा है। फिर मिंग टैन कहता है कि नहीं नहीं, हम दोनों अलग अलग गए थे लेकिन वहां पर बाय चांस मिल गए। लेकिन बयूनो का मुंह उसके कंट्रोल में नहीं होता और वो फिर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि फेंग्यू तुम्हें किसी चीज की ट्रीट देने आई है। और ये सुनकर मिया का चेहरा तो देखिए दोस्तों कैसा हो गया है। एंड वक्त पर मिंग टैन को छोटू के कराटे मास्टर का कॉल आता है और वो छोटू के बारे में सब कुछ कहता है। फिर मिंग टैन तुरंत वहां से भाग जाता है। अब वो घर पर छोटू को ढूंढता है लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलता। फिर वो उन सारी जगहों पर ढूंढता है जहाँ छोटू नॉर्मली जाता था। आखिर में वो ग्राउंड में जाकर भी उसको तलाशता है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। अब मिंग टैन बहुत ही घबरा जाता है कि मेरा भाई गया कहाँ। वहाँ दिखाते हैं तो फेंग्यू कॉलेज खत्म करके घर जाने के लिए निकल रही होती है कि तभी छोटू आ जाता है। अब फेंग्यू नहीं जानती कि मिंग टैन इसको ढूंढ रहा है, इसलिए वो पूछती है कि क्या तुम अपने भाई को ढूंढ रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा मुझसे मिलने आए हैं, तो ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए। और इस तरह वो बड़े प्यार से पूछती है। छोटू कराटे क्लास की सारी बातें उसको बताता है और कहता है कि कोई मान ही नहीं रहा कि आप मेरी फ्रेंड है, क्या आप मेरे साथ आकर उनको बता सकती हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और अब फेंग्यू कराटे क्लास पहुंच जाती है और कहता है कि छोटू सच में मेरा फ्रेंड है। फिर वो मास्टर से कहती है कि छोटू से गलती हो गई, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। फिर वो छोटू से कहते हैं कि तुम मास्टर से माफी मांगो। अब वो भी माफी मांगने लगता है। तभी उसकी बहन कहती है कि उस लड़के ने छोटू को तो झूठा भी कहा था। अब फेंग्यू उस बच्चे के पास जाकर कहती है कि अब तो तुमको बिलीव हो गया ना बेटा कि छोटू सच कह रहा था। और फिर वो बच्चा एकदम क्यूटली सर हिलाता है, हाँ ठीक है। अब फेंग्यू उसको समझाती है कि अगर कोई तुमको झूठा कहे तो तुमको कैसा लगेगा। बिल्कुल वैसा ही छोटू को भी हर्ट हुआ था। ये सुनकर वो लड़का छोटू से माफी मांगता है और दोनों हाथ मिलाकर फिर से दोस्ती कर लेते हैं। अब फेंग्यू एक मार्कर से उस लड़के के हाथ में अपना सिग्नेचर भी देती है। फिर वो मास्टर से कहती है कि मुझे ये बच्चे बहुत ही अच्छे लगे और मैं महीने में एक बार आकर इनको ट्रेन जरूर करूंगी। मास्टर भी हाँ कर देते हैं और बच्चों को तो डबल खुशी हो जाती है। इतने में मिंग टैन वहां जाता है और ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। अब सारे बच्चे फेंग्यू का ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। देखा इतनी फेमस है हमारी फेंग्यू, वो इस सिटी की सबसे एक्सपर्ट एमएमए बॉक्सर है और इसीलिए सब उसे बॉक्सिंग क्वीन के नाम से जानते हैं। वहाँ सुनहाओ और जाओमी के पापा बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जाओमी के पापा सुनहाओ को अपनी स्पेशल टिप देते हैं जिसको उन्होंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं किया था। सुनहाओ को अपने बॉक्सिंग मूवमेंट सिखाने के लिए जाओमी के पापा ने 3 कंडीशन बताए थे। पहली कंडीशन तो यह है कि सुनहाओ को जाओमी से प्यार करना होगा और यही उनकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी क्योंकि वो जानते हैं कि सुनहाओ दिल का बहुत ही अच्छा है। लेकिन सुनहाओ उस कंडीशन को रिजेक्ट कर देता है और कहता है इस कंडीशन के बिना आप मुझको मूवमेंट्स नहीं सिखाएंगे क्या। अब पापा शौक होकर पूछते हैं कि क्या तुम जाओमी को पसंद नहीं करते। सुनहाओ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली आपके कहने से पहले ही मुझे वो पसंद आ गई थी। और तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बहुत दिन पहले सुनहाओ लेट नाइट साइकिलिंग कर रहा था। तब जाओमी जी जान से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और इतनी देर रात सिंसियरली से प्रैक्टिस करते देखकर सुनहाओ बहुत ही इंप्रेस हो गया था और उस पल से ही वो जाओमी से प्यार करने लगा था। इतना अच्छा और सच्चा लड़का अपनी बेटी के लिए पाकर पापा बहुत ही खुश होते हैं। इतने में जाओमी आकर पूछते हैं कि तुम फिर से पापा से ट्रेनिंग लेने आ गए। ओके पापा, मैं रनिंग प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। अब उसके पापा सुनहाओ को भी साथ ले जाने के लिए कहते हैं। अब जाओमी ना चाहते हुए भी सुनहाओ को अपने साथ लेके जाती है। वहाँ मिया मिंग टैन को ढूंढ रही होती है जो अचानक ही कैफेटेरिया से भाग गया था, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली होती है कि मिंग टैन अकेला ही कहीं गया होगा और फेंग्यू उसके साथ नहीं गई होगी। अब उसी वक्त फेंग्यू और मिंग टैन उसके भाई बहन के साथ घर जा रहे होते हैं। तब वहाँ एक नया हॉट डॉग शॉप खुली होती है जहाँ 100 हॉट डॉग फ्री में दे रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक गेम खेलकर जीतना होगा। और ये अनाउंसमेंट सुनकर दोनों बच्चे वहाँ भाग जाते हैं क्योंकि हॉट डॉग्स उनका बहुत ही फेवरेट होता है। अब मिंग टैन और फेंग्यू वहाँ पर जाते हैं। वहाँ लोगों की बहुत भीड़ लगी होती है क्योंकि ऐसे गेम्स तो सभी खेलना चाहते हैं।
और शॉप ओनर कहती है कि 2 लोगों को मिलकर ये गेम खेलना होगा। दोनों बच्चे हाथ उठाते हैं, लेकिन ओनर कहती है कि ये सिर्फ 18 साल से ऊपर वालों के लिए है। अब इन बच्चों के खातिर मिंगटैन और फेंग्यू को गेम खेलना पड़ता है। गेम यह है कि एक बाउल में आटा होगा और उसमें कुछ बॉल्स होंगे। इनको फूंक मारकर उन बॉल्स को बाहर निकालना होगा। और अब गेम शुरू होता है और दोनों बॉल के अंदर फूंकने लगते हैं। सारा आटा इनके मुंह पर लग जाता है और बीजीएम भी तेज हो जाता है। और फिर बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में वे आखिरी बॉल को बाहर करके गेम जीत जाते हैं और फिर ये हॉट डॉग्स के मजे ले रहे होते हैं। अब वहां से निकलकर फेंग्यू और मिंगटैन एक दूसरे के चेहरे से आटा साफ कर रहे होते हैं और मिंगटैन मन ही मन सोचता है कि ये बाहर से जितनी हार्ड दिखती है दिल से उतनी ही सॉफ्ट है। दोनों बच्चे जूस पी रहे होते हैं। छोटी कहती है कि जल्द ही ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने वाले हैं। इस पर छोटू को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो भागकर उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है कि बॉक्सिंग क्वीन जी, मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ और बहुत ही जल्दी बड़ा भी हो जाऊंगा। फिर तो मैं अपने भाई से भी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। अब मिंगटैन उसका मुंह बंद कर देता है, लेकिन फेंग्यू को बहुत ही हंसी आ जाती है कि कितना क्यूट बच्चा है। अगले शॉट में सुनहाओ और ज़ाओमी रनिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इनका टारगेट है इस पहाड़ के ऊपर तक जाकर वापस लौटना। सुनहाओ भागने में बहुत ही चैंपियन होता है और ज़ाओमी को पीछे छोड़ ही देता है, लेकिन वो भी हार नहीं मानती और उससे आगे जाती रहती है। अब आखिर दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। सुनहाओ ज़ाओमी को पानी देता है और वो पूरी बोतल खत्म कर देती है। ज़ाओमी पूछती है कि क्या तुम पापा के साथ डेथ स्ट्राइक वाला मूवमेंट सीख रहे हो? हाँ, सीखने की कोशिश तो कर रहा हूँ। तुम अपने पापा से क्यों नहीं पूछती? अरे पूछा तो था, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है और पापा सोचते हैं कि अगर मुझे डेथ स्ट्राइक सिखा दिया तो मैं मैच के दौरान अपने अपोनेंट पर उसको यूज करूंगी और उसकी मौत भी हो सकती है, और इसीलिए वो मुझको नहीं सिखा रहे हैं। लेकिन तुम भी गुस्से वाले हो, इसलिए तुम्हें भी पापा नहीं सिखाएंगे। अब इस पर सुनहाओ कहता है कि तुम्हारे पापा मुझको सिखाने के लिए राजी हो गए हैं, और ये सुनकर ज़ाओमी को तो और भी गुस्सा आता है। अब सुनहाओ कहता है कि चलो नीचे चलते हैं। ज़ाओमी कहती है कि अभी अभी तो ऊपर आए और तुम कह रहे हो नीचे चलो, क्या तुम कभी थकते नहीं? फिर वो सुनहाओ को जंगल के शॉर्टकट से नीचे लेके जाती है। वो पूछता है क्या तुम रास्ता जानती हो? अरे डरो मत, मुझे सारे रास्ते पता है। ये कहकर वो आगे जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गर्दन पर एलर्जी होने लगती है। सुनहाओ कहता है कि तुम्हें जरूर किसी इंसेक्ट से एलर्जी है, हमें सीधे रास्ते से जाना चाहिए था। अब वहाँ मिंगटैन को दिखाते हैं जो बयूनो के होटल में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तब मिया आती है। दरअसल बयूनो और मिया के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि मिंगटैन को मिया के साथ हुकअप करने में बयूनो मिया की मदद करेगा और बयूनो को फेंग्यू के साथ हुकअप करने में मिया बयूनो की मदद करेगी। आई बात समझ में? इसे कहते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी। तब वहाँ अकड़ू आ जाता है और मिंगटैन के पास जाकर बैठ जाता है। बयूनो और मिया आकर डांटते हैं कि तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं चलेगी। अब अकड़ू कहता है कि मैं तो एक कस्टमर हूँ और मेरा खाना तो मिंगटैन ही लाएगा। अब इसके बाद बयूनो कुछ कह नहीं पाता। मिंगटैन भी कह देता है कि इसे मैं संभाल लूंगा, तुम जाकर अपना काम करो। अब अकड़ू मिंगटैन से टेबल साफ करवाता है। तब मिंगटैन पूछता है कि आप क्या लेंगे? क्या तुम्हारे पास मेन्यू कार्ड नहीं है? जाओ और मेन्यू कार्ड लाओ। फिर मेन्यू कार्ड देखकर वो हर आइटम को ऑर्डर करने लगता है। जब मिंगटैन आइटम्स नोट कर लेता है तो अकड़ू कहता है कि वो सब मुझको नहीं चाहिए, और अब मिंगटैन सब कुछ काट कर दोबारा ऑर्डर लिखता है। और इस तरह वो अकड़ू कई बार करने लगता है और मिंगटैन को परेशान करते रहता है। इतने में मिया और बयूनो फिर आकर पूछते हैं कि आखिर तुमको चाहिए क्या? अकड़ू अकड़ कर कहता है कि तुम दोनों चले जाओ वरना सारे कस्टमर्स को यहाँ से भगा दूंगा। और फिर भी वो दोनों कुछ कर नहीं पाते। फिर वो अपना ऑर्डर देता है और मिंगटैन बहुत ही शांत होकर सब कुछ नोट करता है। फिर उसका सारा ऑर्डर लाकर रख देता है। अब अकड़ू कहता है कि है मुझे सब नहीं चाहिए और इसका बिल भी मैं नहीं दूंगा, तुम ही पे कर लेना, ठीक है? मैं तो यहाँ तुम्हारी अकड़ कम करने आया था। उस दिन तो तुम बहुत ही भड़क रहे थे ना, असली गेम तो अब शुरू होगा। इस तरह वो मिंगटैन को टॉर्चर कर रहा होता है। मिया और बयूनो उस पर चिल्लाते हैं और वो कहता है कि ऐसे होटल में तो मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो यहाँ मिंगटैन से बदला लेने आया था। एन वक्त वहाँ पर सुनहाओ आता है और उसको ड्यूटी के टाइम में उसको तंग कर रहे हो, और अब अकड़ू डर के मारे चुप रहता है। चलो चुपचाप मिंगटैन से माफी मांगो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मिंगटैन कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे अकेला छोड़ दे और कभी मेरे रास्ते में ना आए, यही मेरे लिए काफी है। अब सुनहाओ से डरकर अकड़ू कहता है कि अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। सुनहाओ मिंगटैन से माफी मांगता है कि मैंने अपने स्टूडेंट को अच्छा बर्ताव करना नहीं सिखाया, लेकिन अब मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगा और वो कभी किसी से इस तरह रॉब से बात नहीं करेगा। अब मिंगटैन को अब तसल्ली होती है कि चलो अब इसे छुटकारा मिल गया। तब मिया सुनहाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा कॉलेज तो यहाँ ही नहीं। और तभी ज़ाओमी गर्दन पर खुजलाती वहाँ पर आती है। एक्चुअली उसे यहाँ छोड़ने के लिए ही सुनहाओ यहाँ आया होता है। फिर ज़ाओमी को यहाँ छोड़कर सुनहाओ चला जाता है। फिर होटल का क्लोजिंग टाइम आता है। मिया और ज़ाओमी मिंगटैन को उसके घर ड्रॉप करने जाते हैं, लेकिन घर पर फेंग्यू को देखकर तीनों चौंक जाते हैं। दरअसल दोनों नटखट बच्चों ने फेंग्यू को अपने घर बुलाया होता है और फिर सब मिलकर डिनर करने बैठते हैं, और खाने में वही हॉट डॉग होते हैं जिन्हें मिंगटैन और फेंग्यू ने मिलकर जीता था। मिया मिंगटैन से पूछती है कि इतने सारे
सारे हॉट डॉग्स के पैसे कहाँ से आए? और तब मिंगटैन और फेंग्यू एक दूसरे को ताकने लगते हैं। छोटू कहने जाता है कि ये सब तो हमने गेम में खेलकर जीता है, लेकिन मिंगटैन तभी उसके मुंह में हॉट डॉग दबा देता है। लेकिन जाओमी और मिया को ऑलरेडी शक हो जाता है कि फेंग्यू और मिंगटैन ने साथ मिलकर ही इनको जीता होगा। अब मिया छोटू से फिर पूछती है, लेकिन फिर उसके मुंह में हॉट डॉग दबाकर उसको चुप करा दिया जाता है। फिर डिनर करके सभी मिंगटैन और बच्चों को बाय कहकर चले जाते हैं। तभी मिंगटैन देखता है कि फेंग्यू अपनी बोतल भूल गई है। मिया जल्दी चले जाती है, लेकिन जाओमी और फेंग्यू धीरे चल रहे होते हैं। जाओमी कहती है कि आजकल तुम्हारा बिहेवियर मुझे अजीब लग रहा है। तुम हमारे साथ कॉलेज कैंटीन में कभी नहीं आती थी, लेकिन आजकल मिंगटैन के साथ कैंटीन में बैठकर लंच भी करती हो। वाह, हमें देखकर तो कभी हंसती भी नहीं थी, लेकिन मिंगटैन को देखकर तो हंस हंस के बातें भी करती हो। कुछ है क्या तुम्हारे बीच में? और अपने घर से तुम कभी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब देखो मिंगटैन के घर तक आ पहुंची। और हॉट डॉग्स खाने थे तो अपने घर पे मंगवा लेती ना, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? क्या तुम उससे प्यार करती हो? अरे बताओ ना, अपनी क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बताओगी? इस पर फेंग्यू कहती है कि अरे वो मेरा जूनियर है, मैं उससे प्यार वगैरह नहीं करती। अच्छा, जूनियर है? कॉलेज में भले ही वो तुम्हारा जूनियर है, लेकिन हाई स्कूल के बाद वो 3 साल घर पे बैठा रहा, मतलब ये कि तुम उससे 1 साल छोटी हो। तो फेंग्यू कहती है कि छोटी हो तो क्या हुआ, वो मेरे बराबर का तो है नहीं। अगर हम दोनों के बीच बॉक्सिंग मैच हुआ ना, तो मेरे सामने 30 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। एक बात समझ लो, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही कभी पसंद आएगा। और ये कहकर फेंग्यू चले जाती है। अब ये सोचती है कि हाँ, शायद मैं ही कंफ्यूज हो गई थी, और ऐसा सोचकर घर चली जाती है। तभी पीछे से स्लो मोशन में दिखाते हैं कि मिंगटैन फेंग्यू की बोतल देने आया था और उनकी सारी बातें उसने सुन ली है। अब वो बेचारा बहुत दुखी होता है कि फेंग्यू उसके लिए ऐसा कह रही थी। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो आपके पीछे पीछे इस तरह की बातें करे, तो आपको कितना हर्ट होगा, है ना? मिंगटैन भी बहुत ही हर्ट हो जाता है। घर में बच्चे मिंगटैन से पूछते हैं कि फेंग्यू को बोतल क्यों नहीं दिया, तो मिंगटैन बहुत ही मायूस होकर कहता है कि अब वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है और इसीलिए मैं उसको नहीं दे पाया। फिर उसको ख्याल आता है कि जब फेंग्यू पहली बार घर आई थी तो इस घर को अजीब तरीके से देख रही थी। इतना ही नहीं, उसने चाय पीने से भी मना कर दिया था, शायद इसीलिए वो अपनी बोतल में ड्रिंक लेकर आई थी। और इस तरह ऐसा सोचकर वो बहुत ही बुरा फील कर रहा होता है। अब अगले दिन कॉलेज में फेंग्यू सबसे पहले लाइब्रेरी जाती है। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी क्वीन बॉक्सिंग में फर्स्ट तो है ही, साथ ही पढ़ाई में भी नंबर 1 है, तभी तो लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ती हैं। लेकिन दोस्तों, अंदर बात कुछ और ही होती है। प्यार कैसे करना चाहिए, क्या मुझे प्यार हो गया है, प्यार के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? फेंग्यू ऐसी बुक्स चुनकर अपना जनरल नॉलेज को बढ़ा रही होती है। अब वो सोचने लगती है कि मिंगटैन से मैं अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ, और फिर लव से रिलेटेड कुछ बुक्स उठाकर वो चुपचाप पढ़ने लगती है। तभी एंड वक्त पर मिंगटैन वहाँ पर आता है। उसको अचानक देखते ही फेंग्यू चिल्ला देती है और नर्वस होकर बुक छुपा लेती है। फिर वो कहती है, मैं एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिख रही थी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ जल्दी। मिंगटैन कहता है कि तुमने जो साइकिल मुझे दी है, मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। अब इस पर फेंग्यू झट से कह देती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं साइकिल वापस नहीं लूंगी और उसके बारे में बात मत करना। वो ये सब बड़ी टेंशन में कर रही होती है। तो मिंगटैन कहता है कि साइकिल वापस मत लो, लेकिन वो बहुत ही महंगी है, इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हारा कोई भी काम करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें किसी काम की जरूरत पड़े तो मुझको बता देना, मैं हर काम को करने को तैयार हूँ। अब ये कहकर मिंगटैन जाने लगता है और फेंग्यू उसको देखती रह जाती है। तभी अचानक मिंगटैन मुड़ता है, लेकिन फेंग्यू अपना मुंह मोड़ लेती है। दरअसल दोस्तों, फेंग्यू मिंगटैन से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि मिंगटैन ये सब जाने, और इस तरह की कंफ्यूजन में ही वो कभी कभी मिंगटैन से बहुत ही हार्श बिहेव करती है। लेकिन बाद में सोचती है कि मैंने ये सब क्या कह दिया, क्या प्यार में ये सब नॉर्मल है? और दोस्तों, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट्स में बता दीजिए। अब फेंग्यू फिर अंदर जाकर बुक्स पढ़ने लगती है और तब उसे मिंगटैन की याद आती रहती है। नूडल शॉप में मिंगटैन ने धीरे से फेंग्यू के बाल हटाए थे और फिर हॉट डॉग गेम खेलने के बाद मिंगटैन ने उसके चेहरे से आटा साफ किया था, और ये सारी बातें उसको याद आती हैं और वो मुस्कुराने भी लगती है। अब मिंगटैन के घर पर एक पार्सल आता है जिसमें एक क्यूट सा केक होता है। छोटू उसको खोलकर खाने ही वाला होता है कि छोटी मना कर देती है और मिंगटैन को कॉल करती है। मिंगटैन अपने पार्ट टाइम जॉब में होता है। इतने में मिया कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, वहाँ छोटू और छोटी के लिए मैं सुबह खाना बनाने वाली हूँ, तुम भी लौट कर खा लेना। अब मिंगटैन उसको मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बोलने ही नहीं देती। तभी छोटी भी उसे कॉल कर रही होती है। मिंगटैन मिया की कॉल काटकर छोटी को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल फिर नहीं लगता। अब इतने में मिंगटैन का कस्टमर आता है और वो कॉल कट करके अपने काम में लग जाता है, लेकिन तब तक छोटू केक काटने लगता है। अब कुछ ही देर में मिया खाना बनाने के लिए सारा सामान लेकर मिंगटैन के घर पर पहुंच जाती है। छोटी घबराकर बाहर आती है और उसको जल्दी अंदर बुलाती है। वहाँ छोटू को केक काटने से फूड पॉइजनिंग हो गई होती है। अब उसको उठाकर मिया तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। अब मिंगटैन भी हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर बताते हैं कि केक खराब हो गया था, इसलिए छोटू को फूड पॉइजनिंग हो गई है।
लेकिन डरने की बात नहीं है, बस एक दिन हॉस्पिटल में रेस्ट करना होगा। अब मिया मिंग टैन को वो पार्सल दिखाती है जिसमें मिंग टैन का एड्रेस होता है, लेकिन सेंडर का एड्रेस या नाम कुछ भी नहीं होता। तो मिया कहती है कि किसी ने ये जानबूझकर किया है, लेकिन मिंग टैन कहता है कि मैं उस कुरियर ऑफिस में किसी को जानता हूँ, और फिर उसको कॉल करता है। अब यहाँ फेंग्यू कॉलेज के बाद अपने भाई फेंग जोयू से मिलने जाती है। उस बिल्डिंग में उसे एक औरत क्रॉस करती है जिसकी आवाज फेंग्यू को पहचानी सी लगती है। अब फेंग्यू उसको रोककर कहती है, आंटी आप कैसी हैं, क्या मुझे भूल गई? वो औरत कहती है, मैं तो तुमको जानती भी नहीं। और तब फेंग्यू कहती है कि अरे मैं अंकल जी के साथ कई बार आपके घर भी आई हूँ। लेकिन वो औरत पहचाने से इनकार कर देती है और जल्दी जल्दी बाहर चली जाती है। तब फेंग जोयू आ जाता है और फेंग्यू उसे उस औरत के बारे में बताती है। फिर वो फेंग जोयू को बयूनो के होटल में लेके जाती है और बताती है कि यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है, तुम्हें पसंद आएगा। तब बयूनो आकर दोनों का स्वागत करता है और फेंग जोयू से भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर वो इन दोनों के लिए होटल का सबसे अच्छा डिश लेने जाता है। फिर फेंग्यू बताती है कि वो औरत सच में अंकल जी की वाइफ ही है, उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, मतलब वो जरूर अच्छी लाइफ जी रही है। लेकिन मैंने तो सुना था कि अंकल जी के गुजर जाने के बाद आंटी सिटी छोड़कर चली गई थी, पर लगता है वो यहीं रहती हैं। अब बयूनो उनका डिश लेकर आता है और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है, कहता है मैं खुद आपको सर्व करूंगा, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब इस तरह वो मस्का लगा रहा होता है। तब फेंग जोयू कहता है कि मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, तुम प्लीज जरा चुप हो जाओ और यहाँ से दूर चले जाओ, हम खुद ही खा लेंगे। अब बयूनो चुप होकर चला जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में मिंग टैन कुरियर ऑफिस वाले उसके फ्रेंड को कॉल करके पूछता है, तो वो बताता है कि वो पार्सल अकड़ू नहीं भेजा था। और ये सुनकर मिंग टैन को इतना गुस्सा आता है कि मिया भी डर जाती है और मिंग टैन वहां से भाग जाता है। और मिया जानती है कि वह जरूर सुनहाओ की कॉलेज जाकर अकड़ू को पीटने वाला है, इसलिए वो मदद के लिए जाओमी को बुलाती है। और जाओमी तुरंत फेंग्यू को कॉल करके बताती है कि मिंग टैन किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, तुम जल्दी आओ। अब अगले सीन में मिंग टैन सुनहाओ के कॉलेज में पहुंच जाता है और हर तरफ अकड़ू को ढूंढता रहता है कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। और फिर आखिरकार वो अकड़ू को ढूंढ लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो अकड़ू को मारने जाता है, लेकिन सब उसको रोक लेते हैं। लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और तब जियाओ फेंग वहां पर आती है और उससे बताती है कि ये ज़ेंगजी कॉलेज का है और टूर्नामेंट में फेंग्यू ने इसे ही अपना अपोनेंट चुना है। अब जियाओ फेंग कहती है कि ज़ेंगजी कॉलेज की होकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मिंग टैन कहते हैं कि ये मेरी और अकड़ू की प्रॉब्लम है, तुम बीच में मत बोलो। अब अकड़ू जियाओ फेंग को उकसाने लगता है और वो कहती है कि हमारे कॉलेज में आकर तुम हमारे स्टूडेंट को मारोगे, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो। और ये कहकर मिंग टैन को चैलेंज करती है और उस पर ग्लव्स फेंकती है। और फिर दोनों ही बॉक्सिंग रिंग के अंदर होते हैं और मिंग टैन पर पंचेस की बरसात कर रही होती है। तब सुनहाओ आता है और जियाओ फेंग को डांटता है। फिर वो बाकी स्टूडेंट्स को भी डांटता है कि इन दोनों को रोकने के बजाय तुम तमाशा देख रहे हो। फिर वो मिंग टैन से पूछता है कि अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो मिंग टैन उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि अकड़ू की वजह से मेरा भाई हॉस्पिटल में है। लेकिन अकड़ू झूठ बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब सुनहाओ प्रॉमिस करता है कि वह इस बारे में पता जरूर लगाएगा और सब कुछ सबके सामने लेकर आएगा। आगे कहता है कि अगर मुझे पता चला कि अकड़ू ने यह किया है तो उसकी खैर नहीं। तभी एक लड़का आकर कहता है कि ज़ेंगजी कॉलेज की स्टूडेंट्स आई है। अब सब टेंशन में बाहर आ जाते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंस होने लगता है। अभी लोग सोच रहे होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे, लेकिन दोस्तों वहां पर सिर्फ फेंग्यू और जियाओमी खड़ी होती है, लेकिन ये दोनों 10 के बराबर हैं। फेंग्यू कहती है कि चुपचाप मिंग टैन को हमारे साथ भेज दो। अब सुनहाओ कहता है कि मिंग टैन यही है, उसने बताया कि अकड़ू ने कोई गलती की है, उसका पता लगाकर मैं खुद उसको वापस भेजने वाला था। और तब मिंग टैन बाहर आता है और उसको चोट लगी होती है। अब ये देखकर इन दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। तब मिया भी आ जाती है और कहती है कि मिंग टैन पर हाथ उठाने के लिए तुम सब थोड़ी देर में पछताने वाले हो। लेकिन सुनहाओ उनको रोक कर कहता है कि हमारे दोनों कॉलेजेस में कभी झगड़ा नहीं हुआ और ना ही मैं होने दूंगा, ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है और मैं इसको जरूर क्लियर कर दूंगा। अब फेंग्यू गुस्से में कहती है कि ये सब तो तुम्हें मिंग टैन पर हाथ रखने से पहले सोच लेना चाहिए था, तुम लोगों ने उसको मारा है और अब तुम लोग बहुत पछताओगे। और फिर आने वक्त पर वहाँ रेफरी आ जाती है। लगता है जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये रेफरी ऑटोमेटिकली टपक पड़ती है। वो कहती है कि ज़ेंगजी कॉलेज के स्टूडेंट्स को उनके प्रिंसिपल ने वापस बुलाया है। अब अगले सीन में ये चारों प्रिंसिपल रूम में खड़े होते हैं और प्रिंसिपल इनकी आरती उतारते रहते हैं। वो खूब डांटते हैं कि क्या तुम कॉलेज के रूल्स भूल गए कि कॉलेज के बाहर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब इस पर मिंग टैन सारा ब्लेम अपने सर पर ले लेता है और पनिशमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन तीनों लड़कियां कहती हैं कि नहीं सर, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स मिंग टैन को मारने आए थे और इसने सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया था। अच्छा, तो ये खुद उनके कॉलेज के अंदर घुस गया और फिर इसने अपना सेल्फ डिफेंस भी कर लिया है? ये तोता मैना वाली कहानी ना किसी और को सुनाना, समझे? ये उनकी कॉलेज के अंदर गया क्यों था और इसने कॉलेज के रूल्स तोड़े हैं और इसको पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। अब फेंग्यू गुस्से में कहती है कि सर आप ज़ेंगजी कॉलेज के रूल्स बता रहे हैं, लेकिन हमने मार्शल आर्ट्स इसलिए सीखा था ताकि हम अपनी फैमिली और दूसरों की सुरक्षा कर सकें।
मिंग टैन का भाई मुसीबत में था, इसलिए मिंग टैन उसके लिए लड़ने को तैयार हो गया। अगर मेरे भाई के साथ किसी ने ऐसा किया होता तो मैं तो उसकी चटनी बना देती। इसलिए सर, अगर आपने मिंग टैन को पनिश किया या उसको कॉलेज से निकाला तो मैं भी ज़ेंगजी कॉलेज छोड़कर चली जाऊंगी। तब ज़ाओमी कहती है कि हाँ सर, मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन मैं भी कॉलेज छोड़ दूंगी। और मिया कहती है कि इन दोनों के बिना तो मैं भी कॉलेज नहीं आऊंगी। और इस तरह तीनों मिंग टैन को खूब सपोर्ट करती है। तब मिस्टर वैंग कहते हैं कि अगर तुम तीनों चली गई तो कॉलेज ही बंद हो जाएगा, इसीलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। दरअसल बात यह है कि फेंग्यू एमएमए चैंपियन है और ज़ाओमी बॉक्सिंग चैंपियन है और मिया टेक्वांडो चैंपियन। ये तीनों इस कॉलेज की जान और शान है, इसलिए मिस्टर वैंग इनको कहियों और मिंग टैन को बहुत ही डांटा था। लेकिन तीनों लड़कियों ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो मिंग टैन को पनिश करेंगे तो हम तीनों कॉलेज छोड़कर चले जाएंगी। अब प्रिंसिपल जरा सोच विचार करते हैं कि चलो तुम्हें एक और चांस दे देता हूँ, और अब की बार जो टूर्नामेंट होगा उसमें मिंग टैन का परफॉर्मेंस देखकर ही मैं इस बारे में फैसला करूंगा। फिर वो मिंग टैन से कहते हैं कि ये सीनियर्स तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे लिए तो कॉलेज छोड़ने को भी तैयार हैं, तुम्हें जरूर उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जवाब में मिंग टैन कहता है कि सर, आज तक मैं यही सोचता रहा कि ये तीनों सीनियर्स मुझे सिर्फ अपना टाइम पास समझती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग तो मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार हो जाएंगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इन तीनों के खातिर मैं जी जान से ट्रेनिंग लूंगा और इस टूर्नामेंट में जरूर अच्छा परफॉर्म करूंगा। अब अगले सीन में मिंग टैन फेंग्यू को थैंक करता है और कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपने खुद कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और मेरे लिए आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से लड़ने को भी तैयार हो गई थी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। लेकिन हमेशा की तरह फेंग्यू को पता नहीं होता कि उसको क्या कहना चाहिए। वो कह देती है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम इस कॉलेज के एक स्पेशल स्टूडेंट हो। अब मिंग टैन कहता है कि मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि आप मुझको पसंद करेंगी, लेकिन थैंक्स फॉर एवरीथिंग, और ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद फेंग्यू को उसकी आखिरी बात खटकती है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेगा, और अब वो खुद को कोसने लगती है कि शायद मैं ही उसको चाहती हूँ, वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता। अब अगले दिन मिंग टैन अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और सुबह सुबह रनिंग के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसको मिया मिल जाती है और दोनों रनिंग करने लगते हैं। मिया ने शुरू से अब तक उसके लिए जो किया था उसके बारे में सोचकर मिंग टैन बहुत ही खुश होता है। अब कुछ दूर पर ज़ाओमी भी उनको ज्वाइन कर लेती है, तो मिंग टैन को याद आता है कि पहले दिन से अब तक ज़ाओमी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। आगे फेंग्यू मिलती है और वो भी इनको ज्वाइन करती है और उसने हर कदम पर मिंग टैन के लिए बहुत कुछ किया था। ये सब सोचकर मिंग टैन इनके बीच बहुत ही अच्छा फील करता है और इस तरह मिंग टैन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब ट्रेनिंग के पहले दिन ज़ाओमी मिंग टैन को बॉक्सिंग ग्लव्स देती है और रिंग के अंदर खड़ा कर देती है। फिर उस पर धनाधन पंचेस उतारती है और वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर ज़ाओमी उसे आंखें खुला रखने को कहती है और फिर से पंचेस करने लगती है। अब मिंग टैन फिर आंखें बंद कर लेता है। ज़ाओमी बताती है कि तुम्हें हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और अपोनेंट के मूव्स पर ध्यान देना चाहिए, तभी तो तुम डिफेंस कर पाओगे। और हाँ, एक बात याद रखना, और जैसे ही मौका मिले तो तुरंत उस पर अटैक भी कर देना। फिर वो मिया से कहती है कि अंदर आ जाओ, हम दोनों इसे डेमो दिखाएंगी। और मिया इसी मौके का इंतजार कर रही थी और खुशी खुशी अंदर आकर सच में ज़ाओमी को अटैक करने लगती है। अब ज़ाओमी खूब डिफेंड करती है और कहती है कि ये डेमो है मेरी जान, आराम से, लेकिन तुम तो मुझको सच में अटैक कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ यार, रियल अटैक करूंगी तभी तो मिंग टैन ठीक से सीख पाएगा। और इसके बाद वे फिर मिंग टैन को ट्रेन करती है और उसे पंच पे पंच मारती जाती है। अब अगले शॉट में ज़ेंगजी कॉलेज के प्रिंसिपल को दिखाते हैं, जो सुनहाओ कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलते हैं और बातें करने लगते हैं। सुनहाओ के कॉलेज प्रिंसिपल एक पावरफुल मूव करते हैं जिससे हवा उनकी कंट्रोल में आ जाती है। फिर वो हवा से ज़ेंगजी के प्रिंसिपल को अटैक करते हैं, लेकिन हमारा प्रिंसिपल उसे बड़ी आसानी से रोक लेते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हारे मूवमेंट में वो दम नहीं रहा। प्रिंसिपल बनने के बाद क्या तुमने प्रैक्टिस को छोड़ दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो लगता है मास्टर ने आपको मुझसे बेहतर ट्रेन किया है। और अब हमें पता चलता है कि इन दोनों प्रिंसिपल्स ने एक ही मास्टर से ये मार्शल आर्ट सीखी थी और इनमें से ज़ेंगजी के प्रिंसिपल सीनियर हैं। अब वो कहते हैं कि आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हर बात पे लड़ने लगते हैं, क्या आपने उनको कॉलेज के रूल्स के बारे में नहीं बताया? तो ये कहकर वो फिर से वही मूवमेंट करते हैं और इस बार भी हमारे प्रिंसिपल आसानी से उसको टैकल कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, आपके स्टूडेंट्स ने उनको उकसाया होगा, चलिए इन बातों को यहीं छोड़ देते हैं। और ये कहकर वो एक नया मूवमेंट करते हैं जिससे दूसरे प्रिंसिपल एकदम कांपने लगते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों प्रिंसिपल्स बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार पोज में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें इस तरह नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को ये सीख देनी चाहिए कि वो मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के साथ अपने स्किल्स को शेयर करें। दूसरे प्रिंसिपल को भी ये बात ठीक लगती है और वो मान जाता है। अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि मिंग टैन अब तक ज़ाओमी से मार खा रहा है, लेकिन मार खाते खाते वो अचानक डिफेंस करने लगता है। अब ये देखकर ज़ाओमी और मिया दोनों ही चौंक जाती है, वाह तुम तो बहुत जल्दी सीख गए यार। और ये कहकर दोनों खुश होती हैं। मिंग टैन को खुद विश्वास नहीं होता और वो भी खुश हो जाता है। फिर बाहर आकर ज़ाओमी पूछती है
तुम इतनी जल्दी कैसे सीख गए? क्या तुमने पहले कोई ट्रेनिंग ली थी? तो मिंगटैन बताता है कि बचपन में मैंने थोड़ी ट्रेनिंग ली थी, लेकिन बाद में छोड़ दी थी। लेकिन अब की बार ट्रेनिंग मत छोड़ना, ठीक है? ये कहकर जाओमी उसके पैर दबाने लगती है और कहती है कि बॉक्सिंग के बाद पैर की मसल्स भी स्ट्रेच हो जाती हैं, इसलिए उनको मसाज करना बेहद ही जरूरी है। और मिया से रहा नहीं जाता और वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो, मैं उसके पैर को मसाज करूंगी, और कहकर हीरो के पैर दबाने लग जाती है। फिर दिखाते हैं कि फेंग्यू रात को कार में जा रही है, लेकिन अचानक एक शॉप को देखकर उतर जाती है। ये वही आइसक्रीम वाली शॉप है जहां मिंगटैन रैबिट के भेस में नोटिस मारता था, और एक दिन उसने फेंग्यू के लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी रिजर्व करके रखी थी। वो अंदर जाकर कॉफी ऑर्डर करती है और बाहर आकर बैठ जाती है। फिर उसकी कॉफी भी आ जाती है और वो उस बड़े रैबिट को बुलाती है। वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिंगटैन ही है। मिंगटैन घबरा जाता है कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया, और वो पास आता है तो फेंग्यू बताती है कि उस दिन तुमने मेरे लिए आइसक्रीम रिजर्व करके रखी थी, इसीलिए आज मैंने तुम्हारे लिए ये कॉफी मंगवाई है। इतना ही नहीं, बचपन में मेरे पास एक रैबिट की गुड़िया थी जो मुझको बहुत ही प्यारी थी। तुम बिल्कुल उस गुड़िया की तरह दिखते हो, और मैं नहीं जानती कि इस रैबिट के मास्क के अंदर कौन है, और ये भी नहीं जानती कि तुम बोल भी सकते हो या नहीं, लेकिन मैं तुमको अपनी वही गुड़िया समझकर एक बहुत ही पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ, तभी जाकर मुझको तसल्ली मिलेगी। मेरा एक दोस्त है और वो मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन वो हर बार मेरी मदद को ठुकरा देता है। पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी गलती है। जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो मैं खुद को भूलकर उससे बहुत ही हार्श बिहेव करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझको बहुत ही प्यारा है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं पाती। अब इस तरह वो बहुत ही इमोशनली होकर बात कर रही होती है और मिंगटैन अंदर से सुन रहा होता है। फिर फेंग्यू कहती है कि बहुत देर हो गई है, इसलिए मुझको जाना होगा, लेकिन तुम ये कॉफी जरूर पीना, ठीक है? और ये कहकर वो चली जाती है। अब मिंगटैन सोच में पड़ जाता है कि ये जरूर मेरे बारे में ही कह रही थी, और तब उसके चेहरे पर एक छोटी सी और प्यारी सी स्माइल आती है। अब मिंगटैन अपनी प्रैक्टिस खत्म करके कार वॉश की जगह पर आ जाता है। वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, और तब मिया, जाओमी और बयूनो आते हैं। मिया और जाओमी कहते हैं कि तुम हर रोज सुबह प्रैक्टिस करते हो, फिर क्लासेस अटेंड करते हो और शाम को यहाँ काम करने आ जाते हो, पर आज हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करने वाले हैं क्योंकि तुम बहुत थक गए होंगे। बयूनो कहता है कि यार मैं भी रोज प्रैक्टिस करता हूँ और शाम को अपने होटल में काम करता हूँ, क्या तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगी? इस पर मिया उसके पैर को अपने पैर से तेज दबाकर पूछती है, क्या कहा तुमने? है क्या कहा? अब बयूनो चिल्लाता है कि अरे अरे मत करो यार, मत करो, ठीक है मैं टायर्ड नहीं हूँ, मेरा पैर छोड़ो। अब मिंगटैन उनसे मदद के लिए संकोच करता है, लेकिन वे जिद करने लगते हैं और आखिर में मिंगटैन उन्हें भी यूनिफॉर्म देता है। अब यहाँ फेंग्यू को मिंगटैन का ख्याल आ रहा होता है। वो जाओमी को मैसेज करती है तो वो रिप्लाई करती है कि हम तीनों तो मिंगटैन के पार्ट टाइम वाले वर्कशॉप में हैं और उसकी मदद कर रहे हैं, और अब फेंग्यू भी उसकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। उसको देखकर तो ये लोग बिल्कुल ही चौंक जाते हैं कि ये भी यहाँ पर, लेकिन बयूनो को तो फेंग्यू बहुत ही पसंद है। वो कहता है अच्छा वो आप आ गई, हम मिंगटैन की मदद करेंगे और आप मेरी मदद कर लीजिए, ओके। और अब फेंग्यू मिंगटैन से यूनिफॉर्म मांगती है। मिंगटैन भी खुशी खुशी उसको यूनिफॉर्म निकाल कर देता है। यार एक कार वॉश करने के लिए कितने यूनिफॉर्म गंदा करोगे? एक्चुअली ये मेरा पर्सनल कमेंट है दोस्तों, लेकिन कार वॉश करने के बहाने ये सब मिलकर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। अब ये सब एक साथ इतने खुश होते हैं कि सारे के सारे कार्ड्स को एकदम चमका देते हैं। अब सारा काम खत्म करके ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। तब मिंगटैन को कल की बात याद आती है और वो सबसे कहता है कि मुझे आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आप सबसे मिलने से पहले मैं कभी किसी से कोई मदद नहीं लेता था, हर काम खुद ही करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सब मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम लोग मेरी मदद करो या ना करो ये अलग बात है, पर तुम सब मन ही मन मेरी मदद करना चाहते हो, और मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे फ्रेंड मिले। ये सुनकर फेंग्यू भी बहुत ही खुश होती है और मिंगटैन को अच्छे से देखने लगती है। मिंगटैन भी फेंग्यू को देखने लगता है, और देखिए ये मिया बीच में क्या कर रही है, और गुस्से में दोनों को बार बार देख रही है। अब अगले सीन में प्रिंसिपल मिस्टर वैंग से कहते हैं कि मैंने उस दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर ली है। हम दोनों चाहते हैं कि दोनों कॉलेजेस के बीच शांति बनी रहे और वो कभी न लड़े। फ्यूचर में वे एक होकर अपने स्किल्स डेवलप करें, यही हम दोनों का सपना है। इसलिए मैं 2-3 दिन बाद एक डांस पार्टी अरेंज करने वाला हूँ। उस पार्टी में हम दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर इन्वाइट करेंगे, इसीलिए आप हमारे सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। अब मिस्टर वैंग सारे स्टूडेंट को मैसेज कर देते हैं कि अब फाइटिंग ट्रेनिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ डांस की प्रैक्टिस भी कर लेना। 2 दिन में कॉलेज की स्टूडेंट्स की डांस पार्टी होने वाली है, इसलिए अपने डांस पार्टनर को खुद ही चूज कर लेना। अब स्टूडेंट्स मैसेज देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ फाइटिंग ही आती है, डांस वगैरह तो आता नहीं, लेकिन फिर भी डांस के नाम पर ये खुश हो जाती है। पर मिया कहती है कि कुछ ही दिन में टूर्नामेंट होने वाला है और अभी डांस प्रैक्टिस करना जरूरी है क्या? मैं तो नहीं करूंगी। ये कहकर वो मिंगटैन को अपने टेक्वांडो क्लब में ट्रेनिंग के लिए लेके जाती है।
और फिर वो हवा में उड़कर ऐसा तगड़ा डेमो देती है कि मिंग टैन की तो बोलती बंद हो जाती है। इतने दिन तो ये इतनी क्यूट सी लड़की लग रही थी, यहाँ तो बिल्कुल एकदम प्रो की तरह परफॉर्म कर रही है। फिर मिया और जामे की फाइट शुरू हो जाती है। अब मिंग टैन खुद ही प्रैक्टिस करने लगता है। उसको बताया गया है कि इस फाइट में बैलेंस बहुत ही जरूरी है, इसीलिए वो बैलेंस से रिलेटेड किकिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी किक को देखकर तो ये दोनों हैरान रह जाती है। इसने अभी तो ट्रेनिंग शुरू की है, लेकिन इसकी किक देखकर तो लगता है कि ये ऑलरेडी ट्रेंड है। क्या ये कोई जीनियस है जो इतनी जल्दी सीख गया? और इन दोनों को हैरान कर दे को देखकर जाओमी और मिया बड़ी दंग रह गई थी। उन्हें लगा कि शायद इसने पहले भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी है। अब फेंग्यू मिंग टैन को ट्रेन करने वाली है, तब बायूनो स्वेटर मफलर वगैरह पहनकर वहाँ पर आ जाता है। अब मिया पूछती है कि तुम्हें तो तेज बुखार था ना, फिर यहाँ क्यों आए? अब बायूनो आंख मारकर उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड यहाँ है तो मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड भी तो यही है, इसलिए मैं दोनों पर नजर रखने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो फेंग्यू से उसे भी ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फेंग्यू मना कर देती है कि इतनी बुखार में ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। नहीं फेंग्यू, मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं है, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। ये कहते कहते उसका मुंह लाल होने लगता है और वो धड़ करके नीचे गिर जाता है और फिर लेटकर इनका मैच देखता रहता है और फेंग्यू मिंग टैन को पंच करती जाती है। लेकिन मिंग टैन सिर्फ अपना डिफेंस करता है और अटैक करने का नाम ही नहीं लेता। अब सब टेंशन में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मिंग टैन अब अटैक करेगा, अब अटैक करेगा, तब अटैक करेगा, लेकिन वो आखिर तक डिफेंड ही करता रहता है। फेंग्यू उसे डांटती है कि तुम ऐसे क्यों हो? मैंने तुम्हें बहुत सारे चांसेस दिए थे जिसमें तुम मुझको अटैक कर सकते थे, लेकिन तुम हो कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। इस वजह से तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और हर कोई तुमको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। क्या तुम्हें दूसरे इंसान को अटैक करने में प्रॉब्लम है? और इस तरह सवाल पे सवाल करती जाती है। लेकिन मिंग टैन चुप रहता है और उस फ्लैशबैक के बारे में सोचता है जब बॉक्सिंग रिंग में उसके पापा ने अपोनेंट पर ऐसा अटैक किया कि वो उस फाइट में मारा गया। हालांकि उसके पापा ने ठीक ढंग से फाइट ही नहीं की थी, लेकिन फिर भी अनजाने में उनका अपोनेंट मारा गया। फिर उसके पापा को शराब की लत लग गई और उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई, और यही वजह है कि वो किसी को अटैक करने से इतना खतराता है। पर फेंग्यू उसको बहुत ही मोटिवेट करती है और कहती है कि अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो वो यही होगा कि तुम अटैक करना सीखो, अपना माइंडसेट बदलो यार। अब ट्रेनिंग के बाद मिंग टैन घर जा रहा होता है और रास्ते में अकड़ू उसको रोकता है और तंग करने लगता है। अब मिंग टैन उसको इग्नोर करके जाता है, लेकिन अकड़ू उसको नहीं छोड़ता और कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे 2 बातें करने आया था, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही अकड़ रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए? और ये कहकर वो मिंग टैन के पेट में पंच मारता है और कहता है कि सड़ा हुआ केक खाने से तुम्हारे भाई को तो फूड पॉइजनिंग हुई थी ना, वो मरा तो नहीं था जो तुम मुझको पीटने चले आए। और ये सुनकर मिंग टैन को इतना गुस्सा आता है कि उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। ओह, तो तुमको इतना गुस्सा आ रहा है? और ये कहकर वो फिर मिंग टैन को अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार मिंग टैन एकदम जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब अकड़ू चौंक जाता है और फिर से उसको अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार मिंग टैन डिफेंड करता है और उसको एक दीवार पर लॉक कर देता है और फिर अपने स्ट्रॉन्ग हाथ से एक तगड़ा पंच मारने जाता है, लेकिन अकड़ू के मुंह के पास लाकर एकदम दीवार पे पंच करता है। और तब वो अकड़ू से कहता है कि कॉलेज का रूल है कि रिंग के बाहर किसी पे अटैक नहीं करना चाहिए और इसीलिए आज मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, लेकिन बेटे याद रखना टूर्नामेंट में मैं तुमको इतनी बेरहमी से मारूंगा कि तू उठ नहीं पाएगा। अकड़ू ये सुनकर सच में डर जाता है और कोई बहाना करके वहां से भाग जाता है। और अब मिंग टैन को अपने बदले हुए एटीट्यूड पर बहुत ही खुशी होती है। वो खुद को चीयर करता है कि इस फीलिंग के लिए वो हमेशा तरसता रहा। दीवार में पंच करने से उसके हाथ पर चोट आई होती है, लेकिन फिर भी अपनी नई फीलिंग को लेकर वो सारा दिन बहुत ही खुश नजर आता है। अब अगले दिन ट्रेनिंग के वक्त मिया उसके हाथ में बैंडेज देखकर पूछती है कि ये चोट कैसे लगी, तो मिंग टैन कहता है कि काम करते वक्त कुछ लग गया था, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर जाओमी कहती है कि मुझे लगता है टूर्नामेंट में फाइट ना करने के लिए तुम कोई बहाना ढूंढ रहे हो। मिंग टैन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और कहता है कि ऐसा नहीं है सीनियर, ये छोटा घाव भी मेरी परफॉर्मेंस में मेरी मदद करेगा, आप देखते रहना। आप लोग मुझको इतना मोटिवेट करते हैं तो मैं बहाने क्यों ढूंढूंगा? डोंट वरी, मैं आप सबकी ट्रेनिंग बेकार नहीं जाने दूंगा। फिर लंच टाइम में सब मिलकर खा रहे होते हैं कि उनकी मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि डांस पार्टी के लिए सबको अपनी बेस्ट ड्रेस पहन कर आना होगा, प्लीज कोई भी अपने यूनिफॉर्म में मत आना। फिर मैसेज को देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन फेंग्यू डांस से ज्यादा ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देती है और मिंग टैन की ट्रेनिंग जारी रखती है। अब इस बार भी वो मिंग टैन को इतना मारती है कि वो नीचे गिर जाता है। अब रिंग के बाहर मिया डांस पार्टी के दिन को खुशी खुशी कैलेंडर पर मार्क कर रही होती है। जाओमी कहती है कि इतना मत उछलो, उसके 1 हफ्ते बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। और सब दोनों देखती हैं कि मिंग टैन नीचे गिर गया है। अरे ट्रेनिंग के नाम पर उससे मार डालोगी क्या? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर मिया फेंग्यू को अटैक करने जाती है, लेकिन जाओमी उसको रोक कर कहती है कि ओवर एक्टिंग मत करो, वो ट्रेन कर रही है उसको, तुम अपना काम करो। और तब तक मिंग टैन भी हिम्मत करके उठ जाता है। अब फेंग्यू फिर एक बार उसको अटैक करने लगती है।
अगले शॉट में बयूनो एक फैशन डिजाइनर से मिलने आता है, लेकिन इसने डांस पार्टी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया होता है और पार्टी के लिए ड्रेस डिजाइन करवाने यहाँ पर आया हुआ है। वो डिजाइनर से कहता है कि मुझे एकदम हाई क्वालिटी का और एक सुपर्ब ड्रेस चाहिए जिसको देखते ही मेरी क्रश मुझ पर फिदा हो जाए। वो बयूनो को फेदर से बना हुआ एक ड्रेस दिखाकर कहता है कि इस ड्रेस में तो तुम बिल्कुल रॉयल फैमिली के लगोगे। अब बयूनो कहता है कि मुझे कोई रॉयल नहीं बनना, मुझे ऐसी ड्रेस दिखाओ जिसमें मैं हैंडसम लगूं। अब डिजाइनर उसको एक शानदार ड्रेस दिखाता है। बयूनो उसको पहनकर मन ही मन एक डांस मूव करके देखता है, लेकिन डिजाइनर कहता है कि ये तुम्हें सूट नहीं करता। अब इस बार वो दूसरी ड्रेस पहनकर फिर से डांस करके देखता है और कहता है कि ये तो किसी कंसर्ट में जाने की ड्रेस लगती है, मुझे तो डांस पार्टी की कोई ड्रेस दिखाओ। और अब की बार डिटेक्टिव जैसी ड्रेस पहनकर वो फिर डिजाइनर को डांटता है और कहता है कि मुझे कोई ऐसी ड्रेस दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं पहनी हो। और जब डिजाइनर अगली ड्रेस दिखाता है तो बयूनो खुशी से पागल हो जाता है। फिलहाल तो हमें वो ड्रेस नहीं दिखाते हैं, लगता है डांस पार्टी में पता चलेगा। अगले सीन में मिया मिंगटैन के लिए एक नई ड्रेस खरीद कर लाती है। तुम डांस पार्टी में यही पहनना, बहुत हैंडसम लगोगे, ये कहकर वो उसको ड्रेस देती है, लेकिन मिंगटैन उसको लेने से संकोच करता है। तो वो कहती है कि यार मुझे पराया मत समझो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, अगर तुम ये लोगे तो मुझको बहुत ही खुशी होगी। पर मिंगटैन कहता है कि आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं और मेरे घर आकर मेरे भाई बहन के लिए भी आपने काफी अच्छा खाना बनाया। फिर उस दिन मेरे भाई को हॉस्पिटल भी आप ही लेके गई, वरना पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होता। ऊपर से मेरे पार्ट टाइम जॉब में आपने मेरी बहुत ही मदद की थी और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बदले में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, इसलिए प्लीज आप ये ड्रेस रख लीजिए और मुझे कल ही सैलरी भी मिली है, मैं कर लूंगा। ये कहकर वो कुछ पैसे निकाल कर मिया को देता है। अब मिया लेने से इनकार कर देती है, लेकिन मिंगटैन कहता है कि आप नहीं लेंगी तो मुझको बहुत ही बुरा लगेगा, ये ज्यादा तो नहीं लेकिन आप ये रख लेंगी तो मुझको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये सुनकर मिया को लेना ही पड़ता है क्योंकि वो किसी भी हालत में मिंगटैन को हर्ट नहीं करना चाहती। अब मिंगटैन को खुशी होती है और वो वहां से चला जाता है। तब उसे प्रिंसिपल का मैसेज आता है और वो तुरंत उनसे मिलने जाता है। वहाँ प्रिंसिपल सर एकदम टिप टॉप कोट सूट में रेडी खड़े होते हैं और पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, उस पास वाले कॉलेज के प्रिंसिपल से तो अच्छा लग रहा हूँ ना। अब मिंगटैन कंफ्यूज होता है कि क्या इन्होंने ये पूछने के लिए मुझको यहाँ पर बुलाया, वाह। लेकिन वो कहते हैं कि सर आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। फिर वो पूछते हैं कि तुम कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो। सर मेरे पास ऐसी अच्छी ड्रेस तो है नहीं, ऊपर से कुछ दिन में टूर्नामेंट भी होने वाला है, इसलिए मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, डांस पार्टी में मैं नहीं आना चाहता। अब प्रिंसिपल शॉक होकर कहते हैं कि ये डांस पार्टी तुम्हारी वजह से तो हो रही है, इसलिए तुम्हें इसमें जरूर आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इस तरह की ड्रेस नहीं होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस बनवाई है। अब ये सुनकर मिंगटैन को बहुत ही खुशी होती है और अपने प्रिंसिपल के लिए उसके दिल में बहुत ही इज्जत बढ़ जाती है। फिर डांस पार्टी का दिन आता है और हर तरफ जोर शोर से तैयारियां चल रही होती हैं, सब अपना अपना मेकअप कर रही होती है। मिया ने बहुत ही अच्छा मेकअप किया होता है और बाकी लड़कियां उससे उसकी खूबसूरती का राज पूछती रहती हैं। इस पर वो कहती है कि मैंने तो बहुत ही कम मेकअप लगाया है, बाकी तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है। फिर वो मुड़कर जाओमी को देखती है तो हो बहुत ही डर जाती है। इसको देखकर तो सच में हमें भी डर लग रहा है, आज तक जाओमी ने कभी मेकअप नहीं किया होता है। अब मिया कहती है कि तुम डांस पार्टी जा रही हो या फिर हॉरर फिल्म की एक्टिंग करने वाली हो, इस तरह तो तुम दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को टूर्नामेंट से पहले ही हरा दोगी। और ये कहकर वो जाओमी की मदद करने लगती है। और तब प्रिंसिपल और मिस्टर वैंग उनकी क्लास में आते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने डांस पार्टी अरेंज की, वरना ये लड़कियां तो भूल ही गई थी कि ये लड़कियां हैं। इस पर मिस्टर वैंग को बहुत ही रोना आता है। प्रिंसिपल उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं इतने इमोशनल मत हो मिस्टर वैंग। फिर मिस्टर वैंग कहते हैं कि वो बात नहीं है सर, मुझे तो इस लड़की जाओमी की फिक्र हो रही है, देखिए उसने अपना क्या हाल बना लिया है। ठीक है मिस्टर वैंग, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब डांस पार्टी शुरू होने वाली है। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कुछ देर में पास के कॉलेज से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, उनका स्वागत करने के लिए सब तैयार रहना और मिस्टर वैंग आप स्टूडेंट्स का ध्यान रखना। ये कहकर प्रिंसिपल चले जाते हैं और मिस्टर वैंग तलवार की तरह अपना मेटल डिटेक्टर निकालते हैं और कहते हैं कि ये एक मार्शल आर्ट कॉलेज है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी तरह का वेपन अंदर लेके जाए, इसीलिए सबको स्कैन करके ही अंदर जाना पड़ेगा। अब स्कैनिंग होने लगती है और दो स्टूडेंट्स के अंदर जाते ही अलार्म बजने लगता है। एक लड़की के पास तलवार होती है तो मिस्टर वैंग पूछते हैं कि अरे ये किस खुशी में लेके जा रही हो। वो बताते हैं कि सर ये मेरा डांस पार्टनर है। अब मिस्टर वैंग कहते हैं कि वाह ये डांस पार्टनर है, अरे कब सुधरोगी तुम। फिर वो तलवार को ले लेते हैं। दूसरी लड़की के पास एक अलग ही वेपन होता है तो मिस्टर वैंग के पूछने पर वो बताती है कि सर डांस के बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो मैं टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, इसलिए इसको लेकर आई हूँ। अरे ये लड़कियां तो मेरी जान लेकर रहेंगी, ये सोचकर वो सभी के वेपन छीनने लगता है। अब पार्टी की शान सबकी जान मिया वहाँ पर आती है और वो इतने क्यूट दिखती है कि सबकी नजर उसी पर होती है, लेकिन वो पंच करने का एक वेपन भी लाई होती है। अरे तुम्हें क्या अलग से बताना पड़ेगा, ये कहकर मिस्टर वैंग उसे भी छीन लेते हैं। अब एक एक करके लड़की अंदर आने लगती है और इनके पास से जो वेपन्स बरामद हुए हैं इनको देखकर तो लगता है कि ये लोग डांस करने नहीं बल्कि पास के कॉलेज स्टूडेंट्स को खत्म करने आई है।
फिर कुछ ही देर में दूसरे कॉलेज से भी स्टूडेंट्स और उनके प्रिंसिपल आने लगते हैं। अब ये सब उनका स्वागत करते हैं। तब जाओमी आती है। मिस्टर वैंग तंग आकर कहते हैं कि कम से कम आज तो लड़कियों वाली ड्रेस पहन लेती। जाओमी कहती है कि सर मुझे तो यही अच्छा लगा, इसमें बुरा क्या है, और ये कहकर अंदर चली जाती है। तब बयूनो आता है। उसने बैंड मास्टर जैसी ड्रेस पहनी होती है। अरे यार, यही ड्रेस लेने तुम फैशन डिजाइनर के पास गए थे क्या? लेकिन सभी लड़कियां उसको देखने लगती है और अंदर आकर वो मिया से पूछता है कि हाँ मैं कैसे लग रहा हूँ? हाँ, हमेशा की तरह आज भी तुम जोकर ही लग रहे हो। और तब फेंग्यू की एंट्री होती है। उसने एक बहुत ही अच्छी ब्लैक ड्रेस पहनी होती है। अब तीनों मिंग टैन की राह देख रही होती है। फिर ऑडिटोरियम में दोनों कॉलेजेस के प्रिंसिपल स्पीच देते हैं कि दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपस में फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। आप लोगों की दोस्ती के लिए ही हमने ये डांस पार्टी रखी है, इसीलिए सब मिलकर आज की शाम इस पार्टी को खूब एंजॉय करो। अब इसके बाद लाइट्स ऑफ और डिस्को लाइट्स ऑन कर दिए जाते हैं। इतने में लव सॉन्ग बजने लगते हैं और सब डांस में मस्त हो जाते हैं। तब मिंग टैन अंदर आता है और सब उसको ही देख रहे होते हैं। कोट सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। मिया और जाओमी कहती हैं कि हमें लगा तुम आओगे नहीं। तो मिंग टैन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन प्रिंसिपल सर ने मुझको पर्सनली बुलाकर यहाँ आने को कहा था। उन्होंने मुझे ड्रेस भी दिलवाई थी। अब मिया उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। चलो हम दोनों डांस करते हैं, ये कहकर वो मिंग टैन को अपने साथ बुलाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझको तो डांस ही नहीं आता। अब इसी बीच जाओमी फेंग्यू की फीलिंग समझ आती है और मिया को खींचकर दूर लेके जाती है। इतने में बयूनो उन दोनों को डांस करने लेके जाता है। अब मिंग टैन और फेंग्यू एक दूसरे को देखकर बड़ी अच्छी स्माइल करते हैं और इस तरह बाकी लोग डांस पार्टी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर में मिंग टैन एक और जाकर खड़ा हो जाता है और फेंग्यू भी अब अकेली खड़ी रहती है। तो मिंग टैन को अकेला खड़ा देखकर मिया उसके साथ डांस करने के लिए भाग जाती है और जाओमी फेंग्यू को इशारा करती है कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, मिंग टैन के पास जाओ। लेकिन फेंग्यू शर्मा कर वहीं खड़ी रहती है। हे भगवान, इसका सारा काम मुझे करना पड़ेगा, ये कहकर जाओमी फिर से मिया को मिंग टैन से अलग करके लेके जाती है। अब एक और फेंग्यू तरस रही होती है कि ये मुझे डांस करने क्यों नहीं बुला रहा, और वहाँ मिंग टैन भी इसी कंफ्यूजन में होता है। और तब मिंग टैन के पास दो स्टूडेंट्स बातें करते हैं कि मैं फेंग्यू को डांस करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। दूसरा कहता है कि तुम कहोगे तो वो आ जाएगी क्या, वो किसी के साथ डांस नहीं करना चाहती तभी तो अकेली खड़ी है। और इनकी बातें सुनकर मिंग टैन को लगता है कि अगर वो फेंग्यू को बुलाएगा तो वो जरूर मना कर देगी। और इस तरह फेंग्यू और मिंग टैन एक दूसरे के बारे में ये सोचकर खड़े रहते हैं। दूसरी ओर जियाओ फेंग जाओमी को चिढ़ाती है कि इस तरह बॉयज की ड्रेस पहनोगी तो कौन तुम्हारा पार्टनर बनेगा। अब जाओमी कहती है कि गर्ल्स ड्रेस में तुमने कौन सा तीर मान लिया, तुम भी तो अकेले घूम रही हो। अब जियो फेंग शर्त लगाती है कि हम दोनों यहीं वेट करेंगे और देखते हैं कि सबसे पहले किसको पार्टनर मिलता है। ओह, ये बात है, तो मैं भी चैलेंज के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर जाओमी भी उसके पास खड़ी हो जाती है। अब जियो फेंग सोचने लगती है कि अगर पता होता कि ये नौबत आने वाली है तो मैं अपने साथ दो जूनियर्स बॉयज को जरूर लेके आती। और जाओमी भी सोचती है कि कोई लड़का आ जाए यार, मेरी लाज बच जाए बस। और तब वहाँ पर सुनहाओ आता है और स्माइल करके जाओमी को डांस के लिए इनवाइट करता है। जियो फेंग जलकर राख हो जाती है। तभी जाओमी सुनहाओ को कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो सारी रात तुम्हारे साथ डांस करने को तैयार हूँ। और इस तरह जियो फेंग को चिढ़ाकर वो सुनहाओ के साथ चली जाती है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और तभी पास खड़ा एक लड़का सुनहाओ से पूछता है कि गुरु, क्या आपको कोई लड़की नहीं मिली जो आप इस लड़के के साथ डांस कर रहे हैं? और ये सुनकर तो जाओमी भड़क जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि मैं क्या तुमको लड़का दिखती हूँ? हैं? चुपचाप अपना डांस कर ले, वरना चलने के लिए भी पैर नहीं बचेंगे, समझ ले। और इससे सुनकर वो चुप हो जाता है। इस पर सुनहाओ को हंसी आ जाती है तो वो कहती है कि और तुम क्या हंस रहे हो, क्या मैं सच में लड़का लगती हूँ? सुनहाओ कहता है अमित डांस कर रहे थे। तब सुनहाओ ने कहा था कि इस वक्त मैं एक एंजल के साथ डांस कर रहा हूँ। ये सुनकर जाओमी मन ही मन जरा खुश भी होती है और स्माइल करने लगती है और वे अपना प्यारा सा डांस कंटिन्यू करते हैं। दूसरी ओर फेंग्यू और मिंग टैन एक दूसरे को देखते रहते हैं। इन दोनों की आंखों में प्यार साफ नजर आता है और इस बात को मिया नोटिस कर लेती है। उसका और बयूना का सिर्फ एक ही काम होता है और वो है इन दोनों को अलग करना। मिया बयूना को डांटती है कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर फेंग्यू के साथ डांस करो। वो भी अपना लक ट्राई करने के लिए फेंग्यू के पास जाता है, लेकिन वो उसके साथ डांस करने से इनकार कर देती है। अब बयूनो मिया को देखता है कि अब मैं क्या करूं सीनियर, अबे तेरा काम फ्लॉप हो गया तो क्या हुआ, मेरे वाले को तो उससे दूर लेके जा। अब इस पर बयूनो मिंग टैन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रेस्टरूम चलोगे? मिंग टैन कहता है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन बयूनो उसको जबरदस्ती लेके जाता है। और अब यहाँ फेंग्यू उदास हो जाती है, लेकिन मिया को इतनी खुशी होती है जैसे उसने कोई चैंपियनशिप जीत ली हो। अब अकड़ू अपनी किस्मत आजमाता है और कहता है कि वाह, इतनी खूबसूरत लड़की इस तरह अकेले अच्छी नहीं लगती, चलिए मेरे साथ डांस कीजिए। मिया कहती कि हाँ हाँ जरूर करेंगे, लेकिन तुम सबसे पहले अपने लिए एक एम्बुलेंस तो बुलवा लो। और ये सुनकर अकड़ू कहता है कि मुझे प्रिंसिपल बुला रहे हैं, मैं अभी आया। और ये कहकर वो भाग जाता है। इस तरह में फेंग्यू भी वहां से जाने लगती है और मिया उसको फॉलो करती है।
अब बयूनो मिंगटैन को बाहर लेके आता है। तब वहाँ कुछ लड़कियां बयूनो के साथ फोटो लेना चाहती हैं और वो बड़े ही मजे से उनके साथ पोज करने लगता है। अब इतने में मिया उसको कॉल करके कहती है कि मिंगटैन को अंदर लेके आओ, मुझे उसके साथ डांस करना है। लेकिन इतने में फेंग्यू गायब ही हो जाती है। अरे अब ये कहाँ मर गई, ये सोचकर मिया का बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है। अब वहाँ मिंगटैन भी कहीं नजर नहीं आता। बयूनो परेशान हो जाता है क्योंकि अगर मिया को पता चल गया कि हीरो उसके साथ नहीं है तो बयूनो को काट खाएगी। अब पता चलता है कि मिंगटैन एक पेड़ के पास खड़ा है और तब फेंग्यू वहाँ कर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो एक्चुअली वहाँ भीड़ में हवा नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। फेंग्यू कहती है कि मेरा भी यही हाल है। और तब मिंगटैन फेंग्यू को निहारने लगता है और कहता है कि इस ड्रेस में आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। फेंग्यू कहती है कि थैंक यू, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। इस ड्रेस में तुमको देखकर लगता है जैसे तुम बहुत ही अच्छा डांस कर सकते हो। अब हीरो कहता है लेकिन मुझे तो डांस करना बिल्कुल आता भी नहीं है। अरे डांस करना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। जैसे तुम फाइट में मूवमेंट्स करते हो वैसे डांस में भी मूवमेंट्स ठीक से करोगे तो तुम जैसा डांसर कोई नहीं होगा। अब मिंगटैन एकदम धीमी आवाज में जरा घबराकर पूछता है तो क्या आप मुझको डांस सिखाएंगी। और फिर फेंग्यू स्माइल करके मिंगटैन के शोल्डर पर हाथ रखती है और उसका हाथ अपनी कमर पर रखकर स्टेप बाय स्टेप उसको डांस सिखाने लगती है। और यहाँ मिंगटैन की धड़कनें बिल्कुल डबल हो जाती हैं। और फिर थोड़ी देर दोनों डांस करते हैं और दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक का तो पूछे ही मत, सुपर लव वाली फीलिंग वाला म्यूजिक बज रहा होता है। अब यहाँ पर मिया बयूनो की खबर लेती है कि तुमने मिंगटैन को कहाँ मिस कर दिया, कहीं वो और फेंग्यू मिलकर डांस तो नहीं कर रहे हैं। अरे एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम। अरे आपने कौन सा ढंग का काम कर लिया है सीनियर, आपने भी तो फेंग्यू को मिस कर दिया। अब मैं किसके साथ डांस करूंगा, क्यों ना आप और मैं डांस करें। और मिया फिर डांटती है कि मैं क्या यहाँ तुम्हारे साथ डांस करने के लिए आई थी। और तब इस पर बयूनो मिंगटैन जैसा एक मास्क पहनकर आता है और कहता है कि अब तो आप मेरे साथ डांस करेंगी ना। और फिर मिंगटैन का चेहरा देखकर मिया बहुत ही खुश होकर उसके साथ डांस करने लगती है। लेकिन वो जब भी अपना फेस दिखाता है तो मिया डांटती है कि अरे ये अपना फेस हटाओ यार, उसी का फेस रहने दो, मजा आता है। और इस पर वो मुड़कर डांस करने लगते हैं। अब इस तरह ये दोनों एकदम क्यूट डांस करने लगते हैं। अब इन दोनों को देखकर जाओमी और सुनहाओ कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। दूसरी ओर फेंग्यू और मिंगटैन डांस कर चुके हैं और फेंग्यू मिंगटैन को अपने घर लेके भी आई है। अब क्योंकि कुछ दिनों में टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है इसीलिए वो उसको डिफरेंट फाइट मूवमेंट समझाती है। तुम्हें अपोनेंट के मूवमेंट्स को भी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और तुम्हें पता होना चाहिए कि वे किस तरह की फाइट टेक्निक्स यूज करेंगे। यहाँ तुम एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड फाइटर के साथ फाइट करने वाले हो। ये कहकर वो अपने भाई फेंग जोयू की तरफ इशारा करती है। अब मिंगटैन कहता है कि ये तो बहुत छोटा लड़का है। तब फेंग जोयू कहता है कि मैं उम्र में भला ही छोटा जरूर हूँ लेकिन मैंने आपसे ज्यादा ट्रेनिंग ले रखी है। इतना ही नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप में ऐसा क्या है कि जो मेरी दीदी आप पर हमेशा फिदा रहती है। और इसको सुनते ही फेंग उसको गुस्से में देखती है। और फिर मिंगटैन फेंग जोयू से फाइट करने लगता है। फेंग जोयू सच में टैलेंटेड फाइटर है और वो मिंगटैन पर लगातार अटैक करता है। मिंगटैन डिफेंस के अलावा कुछ कर ही नहीं पाता। फेंग जोयू उसको खूब अटैक करके नीचे गिरा देता है। अब फेंग उसको फिर कोशिश करने को कहती है। मिंगटैन वैसा ही करता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। अब इस बार मिंगटैन फेंग जोयू की सारी मूवमेंट्स को एनालाइज करता है और वो नोटिस करता है कि फेंग जोयू के मूवमेंट्स बहुत ही फास्ट हैं लेकिन उसके पंचेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और सोचने लगता है कि इसका फायदा उठाकर मैं उसको जीत सकता हूँ। अब इस तरह प्लानिंग करके वो एक छोटे गैप में फेंग जोयू को एक तगड़ा पंच मारकर गिरा देता है। और फिर मिंगटैन उसको उठाकर कहता है कि तुम ही विनर हो। अगर मैं अपने से बड़े लड़के से फाइट करता तो शायद एक ही राउंड में फ्लैट हो जाता, लेकिन तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी फाइटिंग की और मुझको गिरा भी दिया था। मेरे लिए तो तुम ही विनर हो। और तो फेंग जोयू कहता है कि ठीक है, आप इतना अच्छा बनने की भी कोशिश मत करो। आप सच में बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं लेकिन मेरी दीदी को पाने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है। और ये कहकर वो काफी कुछ गुस्से में भी कहने लगता है क्योंकि वो हार गया है और कहते कहते भाग जाता है। तब फेंग्यू कहती है कि मेरा भाई इस छोटी सी उम्र में हमारी कंपनी का सीईओ बन गया, इसीलिए वो खुद को बहुत ही बड़ा आदमी समझता है। उसने जो भी कहा वो उसकी नादानी थी, उसकी बात सीरियसली मत लेना। अब इस पर मिंगटैन कहता है कि अगर इस उम्र में वो इतनी बड़ी कंपनी को हैंडल कर सकता है तो वो सच में बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। तो फेंग्यू बताती है कि अगर मैं आज ज़ैंगजी कॉलेज में पढ़ती हूँ तो उसका कारण सिर्फ मेरा भाई है। और ये कहकर वो अपना फ्लैशबैक बताती है। जब मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला था तो मैंने अपने दादाजी से कहा कि मैं एक फाइटर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम्हें इस कंपनी को संभालना है और तुम होगी फाइटर बनना चाहती हो। और तब मेरे भाई ने मेरे लिए वो किया जो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। उसने दादाजी से कहा कि उसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो खुद कंपनी के सारे काम संभाल लेगा। उसने ये भी कहा कि बचपन से दीदी आपकी सारी बातें मान रही है, कम से कम इस बार तो उसको अपनी मर्जी से करने दीजिए। वो स्पोर्ट्स कॉलेज में जाना चाहती है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, उसे अपनी एम्बिशन पूरी करने दीजिए और फ्री टाइम में वो कंपनी के काम में हमारी मदद भी कर सकती है। बाकी काम मैं संभालूंगा दादाजी। और फिर वो आगे बताती है कि इस तरह मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए इतना कुछ कर रखा है और मेरे खातिर उसने दादाजी से भी बात की।
अगर वो ना होता तो मैं इस कॉलेज में कभी नहीं होती, इसलिए वो मुझको बहुत ही प्यारा है। अब यहाँ दिखाते हैं तो मिया बहुत ही परेशान हो रही होती है कि मिंग टैन आखिरकार गया कहाँ, और गुस्से में वो बहनों को डांट रही होती है। फिर वो देखती है कि 4 बज रहे हैं, अब मिंग टैन जरूर अपने पार्ट टाइम जॉब पर गया होगा, और ये सोचकर वो कार वॉश वर्कशॉप में जाती है। यहाँ मिंग टैन और फेंग यू फिर एक दूसरे को ताक रहे होते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि अब किस बारे में बात करें। कुछ ही देर बाद मिंग टैन कहता है कि मेरी जॉब का टाइम हो गया है, मुझको जाना है। फेंग यू उसे कार वॉश वर्कशॉप में ड्रॉप करने के लिए अपनी कार में लेके जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझको जरूर बताना। और मिंग टैन भी कहता है कि मैं जरूर बताऊंगा, आप घर लौटकर आराम कीजिए। अब उसका वर्कशॉप तो आ ही जाता है, लेकिन उसका उतरने का मन ही नहीं करता। फिर भी वो फेंग यू को बाय कहकर उतर जाता है। अब फेंग यू भी बहुत ही खुश होती है कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया। अब वर्कशॉप में दिखाते हैं तो मिया को कार वॉश करते देख मिंग टैन बिल्कुल ही चौंक जाता है। वो कहती है कि पार्टी से तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे, इसीलिए मैं तुमको ढूंढती हुई यहाँ पर आ गई। अब चलो बहुत काम पड़ा है। तो मिंग टैन कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा, आपको बेवजह तकलीफ होगी। वो कहती है कि अरे मैंने ऑलरेडी यूनिफॉर्म पहन ली है, अब तो मैं इसको नहीं उतारूंगी, तुम उस दिन की तरह मुझे काम के पैसे दे सकते हो, ओके। और ये कहकर वो काम पर लग जाती है। अब दोनों सारा काम खत्म करके एक साथ घर आते हैं और साथ मिलकर कुकिंग करने लगते हैं। और कुकिंग करते करते मिया मिंग टैन के बारे में बहुत ही रोमांटिक सपने देख रही होती है। अब इतने में फेंग यू मिंग टैन के लिए कुछ चीजें लेकर वहां जाती है और तब खिड़की से उसको साफ नजर आता है कि मिया हीरो की फैमिली के साथ मिलकर खाना खा रही है और वो मिंग टैन को खाना भी खिला रही है। ये देखकर तो फेंग यू का दिल ही टूट जाता है और वो दुखी होकर घर लौट जाती है। घर पर वो यही सोच रही होती है कि अगर उसको कुकिंग में हेल्प चाहिए थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा, उसने मिया को ही क्यों बुलाया। और अब वो मिया से जरा जेलस फील करने लगती है। अब अगले दिन दिखाते हैं तो सारे क्लब्स में टूर्नामेंट की भरपूर तैयारियां चल रही होती हैं और 1 बाय 1 हमें सारे क्लब्स को दिखाते हैं और आखिर मिंग टैन को दिखाते हैं जो अब दोगुनी